और दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो अभी एग्ज़ाम लगी है सहायक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड 2023 जो एग्ज़ाम लगी है उसकी अपन यहाँ पे आंसर की करने वाले हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर की अपन करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ टिप्स यहाँ पे बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो अपन आंसर की करेंगे वो सेकंड पेपर से संबंधित करेंगे, यानी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित पेपर है उसी के अपन करेंगे। फर्स्ट पेपर जी के संबंधित नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी अपन आंसर की कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चंस का, वहाँ पे ध्यान रखना है दो प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके यहाँ पे दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज रहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसका ऑप्शन यहाँ पे अपन आंसर ही नहीं दे पाएंगे, कुछ बोर्ड द्वारा ही उसका आंसर जो जारी किया जाएगा वही मान्य होगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अपन यहाँ पे लगभग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट यहाँ पे जो आंसर रहेंगे वो सही रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें मिस्टेक रहती है तो जो लास्ट में फाइनल आंसर की जारी की जाएगी वो बोर्ड द्वारा जो मान्यता आंसर की जारी की जाएगी वही यहाँ पे लास्ट और फाइनल मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो अपन आंसर की करा रहे हैं वो फाइनल नहीं रहेगी, उसमें चेंजिंग आ सकता है, लेकिन बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी और जो आंसर यहाँ पे रहेंगे वही लास्ट में फाइनल माने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास देखने वाले हैं और जल्दी ही अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको, क्योंकि अपने को यहाँ पे आंसर मिलाना है। और कुछ आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो आपको अटपटे लगेंगे देखने को लिए, वो भी देखना एक बार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो देखिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और यहाँ पे एक कारण दिया गया है, उनको दोनों को पढ़ना है और फिर अपने को यहाँ पे क्या करना है, सही कूट का यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला अभिकथन है वो देखना पड़ेगा आपको कि प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। तो अपन प्रतियोगिता अवधि के दौरान, यानी जो इसको इंग्लिश वर्जन में देखे दोस्तों आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे कंपटीशन पीरियड का अपना जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो अपने टॉप फोरम है उसको अपन यहाँ पे बनाए रखें, सीट्स प्राप्त करना होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखें दोस्तों, यहाँ पे तो कारण क्या कह रहा है कि एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉप फोरम होती है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे टॉप फोरम होती है, वो टॉप फोरम है वो ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकते, कुछ समय के लिए। यहाँ पे अगर शब्द आ जाता है कुछ समय तक टॉप फोरम बरकरार रख सकते हैं तो दोनों सही होते हैं। अन्यथा यहाँ पे अब जो लंबे समय तक पूछ लिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है ये गलत रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन निकल के आ गया है दोस्तों यहाँ पे, वो एक सही और दूसरा आर क्या है वो झूठ है, असत्य है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन का ए सच है लेकिन आर क्या है, झूठ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और सभी दोस्त ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बता दूं पहले ही कि जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आपका सीरियल अलग हो सकता है। दूसरी बात, जो ऑप्शंस है वो भी आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको सीधा ऑप्शंस पे ध्यान देना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, उसी के आधार पर मिलाना है, ना कि आपको क्रम के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर है वो अलग तरीके से और प्रत्येक का ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको अलग मिल जाएंगे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो अपने को यहाँ पे सूची दी गई है, उनको अपने को यहाँ पे मिलाना है। देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को अपने को यहाँ पे मिलाना है और फिर अपने को यहाँ पे कूट का आधार नियम चयन करना है। देखिए दोस्तों, पहले है आइसोटोनिक विधि, सेट्स, आइसोमेट्रिक विधि और अधिकतम विधि। अब देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर, लेकिन दो तो जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहा है नॉर्मल, तो उसको दो ऑप्शन यहाँ पे विधियाँ तो आती ही होगी। कि आइसोमेट्रिक है वो क्या है, स्थिर विधि है, यानी गतिहीन विधि है। गतिहीन विधि को अपन आइसोमेट्रिक विधि के नाम से जानते हैं। साथ ही में आइसोटोनिक है वो गतिशील विधि है। दो अपने यहाँ पे देखिए, एक के अंदर आएगा यहाँ पे 2, तो एक के अंदर आ रहा है 2, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे हट जाएंगे, यानी 2 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर दोनों यहाँ पे हट जाएंगे। क्यों? आइसोटोनिक विधि के अंदर क्या आ गया, गतिशील मांसपेशी आ गई। अब इस आधार पर 2 तो अपने ऑप्शन निकल गए, इसका मतलब या तो 1 नंबर आएगा या फिर 4 नंबर इसका, सॉरी यहाँ पे 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी के अंदर अपना आइसोमेट्रिक कर रहे हैं तो वो गतिहीन विधि रहेगी 1, सी के अंदर 1 देखना है, तो सी के अंदर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा, क्योंकि जो 3 नंबर में है वहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसको अपने को इस प्रकार आंसर आसानी से अपन इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिलाने के लिए
पहले के अंदर 2, बी का रहेगा यहाँ पे 3, सेट्स का 3, और जो आइसोमेट्रिक है उसका यहाँ पे 3, और जो अधिकतम गति है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका यहाँ पे डायनेमिक रहेगा। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे सही आंसर रहेगा 1 नंबर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक्रोसाइकिल क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे पीरियोडाइजेशन में बार बार पढ़ाया था, उस टाइम में बताया था कि पीरियोडाइजेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे छोटा चक्कर माइक्रो चक्कर, सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मीजो, और सबसे बड़ा यहाँ पे मैक्रो चक्कर होता है। मैंने बताया था, उनका समय भी टाइम पीरियड बताया था। तो यहाँ पे मैक्रो चक्कर पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 के अंदर, और सही आंसर रहेगा प्रशिक्षण का सबसे बड़ा जो अवधि होती है वो यहाँ पे रहने वाली है मैक्रो चक्कर, जिसकी अवधि अपन यहाँ पे लगभग 3 महीने से 12 महीने तक, ध्यान रखना 3 महीने से 12 महीने तक इसकी अपन अवधि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन क्या होता है। तेजी से पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, शरीर जो गतिविधि है उसका अपन तेजी से संभव क्या कर पाते हैं, तो वो बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 4, और जो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड अपन ले पाते हैं वो यहाँ पे मूवमेंट स्पीड। अगर हाथ पैरों में जितनी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट रखेंगे उतनी अपनी स्पीड यहाँ पे बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा यहाँ पे चाल गति मूवमेंट स्पीड। इंग्लिश वर्जन से इसका आंसर यहाँ पे सही रहेगा, वो मूवमेंट स्पीड यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे कूट आधार पे मिलाना है इसको। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ दी गई है अपने को यहाँ पे सूची के अंदर है वो विधियाँ दी गई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित होने वाले प्रभाव दिए गए। तो पहले है पुनरावृत्ति विधि से यहाँ पे क्या होता है, लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण करते हैं तो उससे अपने को क्या डेवलपमेंट मिलता है। मध्यम दूरी से क्या मिलता है, बेलास्टिक विधि यानी उससे क्या मिलता है। दोस्तों जब भी मैं प्रश्न उत्तरी करवाता था बहुत बार मैंने लचीलापन से संबंधित बताया था कि बेलास्टिक विधि हो गई, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड हो गई, साथ ही के अंदर पोस्ट आइसोमेट्रिक होल्ड मेथड हो गई। तो ये विधि किसकी थी, लचीलेपन को विकसित करने की। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मान लो बेलास्टिक विधि अपने को सबको पता है क्योंकि वो लचीलापन विकसित करती है। तो डी के अंदर यहाँ पे 1 नंबर रहने वाला है। तो डी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर कहाँ मिल रहा है, तो ए के ऑप्शन के अंदर अपने को डी के अंदर 1 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, और इसका यहाँ पे आंसर रहेगा दोस्तों वो देखिए 1 के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका जो यहाँ पे डी के अंदर 1 मिल गया अपने को, तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुनरावृत्ति विधि तो क्या बेलास्टिक विधि अपन ने मिलाई थी, वो क्या कर रही थी, लचीलापन विकसित कर रही थी। इसके बाद के अंदर जो 1 नंबर है पुनरावृत्ति विधि वो क्या कर रही थी, तो यहाँ पे एवाईवे पुनरावृत्ति विधि क्या कर रही थी, गति का यहाँ पे विकास कर रही थी। नंबर बी है लंबी दूरी की अंतराल विधि, वो अपने को पता है लंबी दूरी के अपन कोई कार्य करते हैं तो वो क्या डेवलप करती है, लंबी दूरी की, तो यहाँ पे सहनशीलता एंडोरेंस डेवलप करती है शरीर के अंदर। और यहाँ पे अंतराल विधि है मध्यम जो यहाँ पे एवाईवे से संबंधित यहाँ पे रहेगी। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे इसको मैच करते हुए आंसर आसानी से निकाल सकते थे, और वो भी फर्स्ट के अंदर ही सिर्फ 1 के मिलाने के बाद ही अपने को यहाँ पे आंसर निकल के आ गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे रीजन और असर्शन से संबंधित रहेगा, अभिकथन, और यहाँ पे दूसरा दिया गया है कारण। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोच एथलीट की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व का संपूर्ण प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे कोच है, कोच के निर्देशन में ही क्या किया जाता है, जो खिलाड़ी उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसी से संबंधित शैक्षिक जो भी ट्रेनिंग रहेगी वो यहाँ पे प्रदर्शन उसके मार्गदर्शन करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कारण देखिए, कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफ़ी हद तक उसके व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग में उनकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोच का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनालिटी होती है, उसके जो गुण होते हैं, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है खिलाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों सही रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें दोस्तों, यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही रहेंगे। तो इसका आंसर निकल के आएगा ए और आर व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे कर रहा है, वो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 क्या रहने वाला है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा भी मान लो अपन ने नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन निकालने का तरीका यही रहेगा कि अपने फ्लेक्स पॉइंट तो अपन नहीं जानते मान लो, लेकिन शॉक पैड अपन खूब बार पढ़ा है। जैसे मैं वर्टिब्रा पढ़ाता था आपको कि इसके अंदर सर्वाइकल, थोरेसिक, यहाँ पे सैक्रल, कोइक्स
और यहाँ पे सेक्रल कोइक्स, ये अपनी इस प्रकार डिवाइड करते थे। तो उसके अंदर जो वर्टिब्री होती है वो टोटल यहाँ पे 26 वर्टिब्री होती है। इन वर्टिब्रियों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे गद्दी पाई जाती है जो एक दूसरे को टकराने से रोकती है हड्डियों को, और वो स्पंज करती रहती है। तो उसे अपन शॉक पैड के नाम से जानते थे। तो इसी प्रकार अपन इसको आंसर निकाले तो यहाँ पे वर्टिब्री डिस्क से, इंटरनल वर्टिब्री डिस्क से संबंधित ये जॉइंट रहेगा, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 नंबर रहेगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची दी गई है आपको नीचे, और अपने को क्या करना है, इनमें से कौन से हृदय वाहिका कार्य प्रणाली का संबंध नहीं है वो बताना है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर कार्डियोवैस्कुलर, इससे संबंधित नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन किससे संबंधित होता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। साथ ही में यहाँ पे जवारी जो आयतन है वो किससे संबंधित रहेगा, जवारी आयतन जिसे अपन टाइडल वॉल्यूम के नाम जानते हैं, ये किससे संबंधित है, जो अपनी श्वसन तंत्र है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, ये तो श्वसन तंत्र से संबंधित रहेगा। कार्डियक आउटपुट है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, यह हार्ट से संबंधित है। और बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो यहाँ पे किससे रहेगी, ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित रहेगी। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे इससे संबंधित नहीं रहेंगे, कौन सा, 2 नंबर और 4 नंबर। तो सही आंसर रहेगा 2 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पे ये हृदय यानी हार्ट वाहिका से संबंधित नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही आंसर नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आंसर रहने वाला है वो देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। लंबे समय तक दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग समय के लिए पूछ रहा है। सबसे मेन बात है यहाँ लंबे समय तक जो कार्य करते हैं वो एंडोरेंस से संबंधित करते हैं, सहनशीलता से, यानी एंडोरेंस से संबंधित करते हैं। तो अवायवीय क्षमता मतलब अवायवीय एनाएरोबिक, तो इसके अंदर तो छोटी क्रिया की जाएगी। अवायवीय सीमा इस एनाएरोबिक जो थ्रेशोल्ड है इसके अंदर भी नहीं करेंगे। साथ ही में वेस्कुलर कैपेसिटी जो श्वसन तंत्र है, लेकिन वो तो यहाँ पे अवायवीय भी हो सकता है और वायवीय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर रहेगा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हृदय से संबंधित जो सहनशीलता होती है वो लंबे समय तक कार्य करने के लिए अपने को यहाँ पे प्रदर्शित करती है, समय देती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है, जो अच्छा कोच है उसका गुण नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा यहाँ पे नहीं है वो बताना है। और दोस्तों आपको बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन से यहाँ पे आपको कंफ्यूज लगते हैं आंसर, वो यहाँ पे आपको दोबारा बता दूँ कि जो बोर्ड द्वारा यहाँ पे लास्ट फाइनल आंसर किया है ये उसी के द्वारा ही आपको यहाँ पे फाइनल माना जाएगा। अपन यहाँ पे अपनी तौर से जो अपन मैक्सिमम इसका क्या अनुमान और सही हो रह सकता है वो ही बता रहे हैं, इसका फाइनल अपन यहाँ पे कंप्लीट नहीं बता रहे कि यही इसका कन्फर्म होगा, क्योंकि जो बोर्ड है वो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर चेंज भी कर सकता है। तो अपने को ध्यान रखना जो फाइनल आंसर किया है वही यहाँ पे मान्य रहेगी। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर इसमें चेंजिंग आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे सेम आपको बता दूंगा जहाँ लगभग चेंज करने का मौका मिलेगा बोर्ड को, तो वो उसी में ज़्यादातर चेंज होने की संभावना रहेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और सही आंसर रहेगा अनिर्णायक, क्योंकि कोच होता है वो अनिर्णायक नहीं होता है बल्कि अनुशासित होता है, प्रशिक्षण पद्धति का ज्ञान भी होता है और एथलीट के लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर समय पर एथलीट नहीं पहुंचता है तो उसको कोच के द्वारा उसको डांट मिलती है सभी यहाँ पे। तो वो कोच है वो एथलीट के लिए क्या है, चिंता का विषय भी रहता है। नेक्स्ट आगे 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस को, फ्री की इसके आंसर अपन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सही नहीं है वो पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, फेफड़े यानी लंग्स है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रहेगी। इसके बाद में मान लो अपने को यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी से संबंधित रहा है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है, जिसलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जानते हैं। जो कोशिका झिल्ली है जिसे सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन की मैंने खूब बार बताया था दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसके अंदर 81% यहाँ पे ध्यान रखना है वो कार्बनिक और 19% अकार्बनिक, मैंने खूब बार बताया था इसके बारे में। और कोरोनरी आर्टरी वो किडनी से संबंधित नहीं रहेगी, बल्कि कोरोनरी आर्टरी क्या है, हृदय को शुद्ध रक्त का सप्लाई करने वाली है, वो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी रहेगी। तो ये किडनी से संबंधित जो वृक्क है उससे संबंधित नहीं रहेगी, बल्कि ये हृदय से संबंधित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर रहेगा इसका 2 नंबर ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस मिलाते रहे और लास्ट में मेरे को जरूर बताइए कि क्या स्कोर रहता है आपका पेपर में, ताकि मेरिट का अपन अनुमान भी यहाँ पे सही से लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, रक्त में
लैक्टिक एसिड के प्रभाव को मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान देने की ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता। अब यहाँ पे कुल क्षमता का मतलब यहाँ पे पूछा गया है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, शरीर में थकान पैदा करता है, लेकिन उसको भी हटाने के लिए जो कुल क्षमता लास्ट तक अपन कैपेसिटी यूज कर लेते हैं वो क्या कहलाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एटीपी भी इससे भी हटता है क्या, जो अपनी यहाँ पे लैक्टिक एसिड वो हटता है, फास्फोजन स्टोर्स है इससे भी हट जाता है, एनर्जी जो रिजर्व है इससे भी हटता है, लेकिन यहाँ पे कुल क्षमता लास्ट में यूज किया जाता है सबसे लास्ट में, तो वो यहाँ पे रहेगा बफर कैपेसिटी। यानी इसके लास्ट में जो मांसपेशियाँ होती हैं उसकी अंतिम कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे बफर क्षमता होती है, जिसके द्वारा अपन लैक्टिक एसिड को यहाँ पे हटा देते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, प्राणाधार क्षमता मापी जाती है। दोस्तों यहाँ पे प्राणाधार जिसे अपन किस नाम जानते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ध्यान रखना इसे वाइटल कैपेसिटी के नाम जानते हैं। और वाइटल कैपेसिटी यानी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, और इसका सही आंसर रहेगा श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, इसको स्पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पायरोमीटर के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है, वाइटल कैपेसिटी या प्राणाधार क्षमता को मापा जाता है। बहुत बार इसमें क्वेश्चन के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन। दोस्तों पे आरबीसी का औसत जीवन पूछा गया है, और बार बार दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन होता है, हर बार क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आरबीसी है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है लगभग, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 120 दिन वो आरबीसी का यहाँ पे जीवन काल रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 और इसका सही आंसर 120 दिन यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्डियक धारीदार, कार्डियक यानी हृदय और धारीदार यानी धारीदार होती है। दूसरी मांसपेशी कौन सी होती है, वो चिकनी, धारीदार, रेखित, अरेखित, कंकाली मांसपेशी, इस मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं पहले इसमें यहाँ पे कन्फ्यूज आपको रहने वाला है। इसका आंसर वैसे देखा जाए तो मायोकार्डियम में यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर भी अगर इसके अंदर जो चेंज करने की ऑप्शंस रहेगा, संभावना रहेगी, क्योंकि धारीदार मांसपेशी, क्योंकि एकमात्र मांसपेशी है हृदय मांसपेशी, वो क्या करती है दोनों प्रकारों में आती है, ऐच्छिक में और अनैच्छिक में, यानी वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों में आती है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया कार्डियक मसल्स है वो धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम, धारीदार मतलब यहाँ पे ऐच्छिक से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो कार्डियक मसल्स है वो धारीदार रहेगी, तो वो यहाँ पे मायोकार्डियम भी रह सकती है, और स्वैच्छिक मांसपेशी वॉलेंट्री मसल्स के अंदर भी ये आ सकती है, ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धारीदार शब्द होता है वो स्वैच्छिक मांसपेशी से संबंधित यहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में 1 और 2 को अपने को यहाँ पे मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, फिर अपने को यहाँ पे आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। देखिए दोस्तों अब इजी रहेगा दोस्तों, आपको मान लो ये 4 आपको ग्रंथियाँ दी गई है, इधर 4 ग्रंथियाँ दी गई है और आपको इनमें से हार्मोन्स इनके मिलाने हैं। लेकिन आपको मान लो एक तो सबको आता है यहाँ पे, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन सब जानते हैं कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे बी के अंदर 1 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बी के अंदर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बी में आप देखोगे तो ए की जगह 1 नंबर ऑप्शन है, तो इसका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वो यहाँ पे आंसर रहना है 4 नंबर, इसका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अंदर पिट्यूटरी है, उसके अंदर 3 रहेगा, तो ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय अपन ने मिला दिया। नंबर सी पे एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या निकालते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो एपिक्रोइन एपिनेफ्रेन यहाँ पे हार्मोन निकालते हैं। साथ ही में जो अंडाशय होती है जो फीमेल के अंदर पाई जाती है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, 2 प्रकार के हार्मोन निकालते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, वो अपने को ध्यान रखना। तो इस प्रकार अपन इसको आसानी से एक ही ऑप्शन के द्वारा पकड़ सकते थे। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री वो किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत बार मैंने बताया था कि 2 प्रकार की फैक्ट्री होती है, एक में प्रोटीन की फैक्ट्री और दूसरी होती है राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री मैंने खूब बार बताया था, अगर राइबोसोम की फैक्ट्री पूछे तो वो केंद्रक रहेगा, ध्यान रखना है केंद्रक। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री पूछते हैं तो प्रश्न नंबर 17, और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है राइबोसोम। राइबोसोम है वो तो यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री, और राइबोसोम की फैक्ट्री है वो केंद्रक को कहा जाता है। बहुत बार करवाया है दोस्तों मैंने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, और दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ पेपर भी आपके अनुरूप और तैयारी के अनुरूप ही आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस वसा के अधिक सेवन के द्वारा हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज यहाँ पे होने की संभावना बढ़ जाती है, कौन सी वसा रहेगी। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये अपन
किससे संबंधित रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित वसा से संबंधित रहते हैं। लेकिन इनमें से देखें तो हृदय रोग है वो किससे रहेगा, वो संतृप्त वसा, जिसे अपन सैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं, संतृप्त वसा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो हार्ट डिजीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो सैचुरेटेड फैट से यहाँ पे बढ़ने की संभावना यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाली सभी कारकों का शामिल किया गया। कौन है जो स्वस्थ जीवन के अंदर है वो योगदान देने वाले कारक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना निवारक दवा, ये भी आता है, ये भी सही है, ध्यान रखना है। साथ ही में समाज चिकित्सा रहती है, वो भी यहाँ पे अपने को यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य वो भी संबंधित है। लेकिन ये सभी तीनों फैक्टर है दोस्तों यहाँ पे वो स्वस्थता के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वेलनेस है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर इसका यहाँ पे रहने वाला है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे एक बार इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है, आपको दिखाई दे दिया होगा शायद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है अपने को यहाँ पे। तो स्वास्थ्य देखभाल है वो किससे संबंधित है, काम की स्थिति वो किससे संबंधित है, जन्म के समय कम वजन है वो किसके कारण हो जाता है, स्वास्थ्य की देखभाल की गुणवत्ता वो किसके द्वारा की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, चलो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका जो ऑप्शन से यहाँ पे रहने वाला है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर है वो यहाँ पे 2 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोबारा से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 है वो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक के अंदर है वो 2 ऑप्शन रहेगा, एक के अंदर यहाँ पे 4 रहेगा। मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल संसाधन है वो यहाँ पे किससे संबंधित रहेगा, स्वास्थ्य नीति के संकेत से संबंधित रहेगी। दूसरा काम की स्थिति बी के अंदर है वो 3 रहेगा, काम की स्थिति है वो ध्यान रखना है यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक संकेत रहेंगे। नंबर सी के अंदर है जन्म के समय कम वजन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, किसके कारण, स्वास्थ्य स्थिति के संकेत को अपने को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और देखभाल की गुणवत्ता है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों के लिए संकेत देता है। तो ये अपने को यहाँ पे इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 2 से ज़्यादातर यहाँ पे मानने का सही आंसर रहेगा, फिर भी इसमें चेंजिंग हो सकती है। तो चेंज वाले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मैं बताते रहूँगा आपको कि बोर्ड इसके अंदर यहाँ पे चेंज कर सकता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, फिर वही पूछा गया है सुमेलित नहीं है वो बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन B1 है, सब जानते हैं अपन विटामिन B1 को, विटामिन ए से अपन रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 या बी उसे अपन थायमिन के नाम से जानते हैं, सही है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शरीर के बॉडी बिल्डिंग में खूब बार बताता हूँ, शरीर का बॉडी बिल्डिंग आर है ये एक, जिसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है वो प्रोटीन होता है। साथ ही में दोस्तों विटामिन सी इसको और भी कमल के नाम जानते हैं, वो यहाँ पे क्या करता है, हेल्थ इम्यूनिटी अपने को यहाँ पे देता है, यानी स्वास्थ्य प्रतिरक्षा करता है। साथ ही में जो इसका एसोमेलेट रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अंदर लोहा तत्व, ध्यान रखना लोहा तत्व जिसे अपन फेरस के नाम से जानते हैं वो इसके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, कौन से वायरस से खसरा फैलता है। दोस्तों खसरा है वो कौन से वायरस से फैलता है। अब खसरा है उसे अपन इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे मिजल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिजल्स। तो ये कौन से वायरस से फैलेगा, तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोंगा वायरस। जो टोंगा वायरस है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे मरासमस दोस्तों बहुत बार मैंने बताया था 2 रोग होते हैं जो प्रोटीन के कारण खूब बार बताए थे मैंने दोस्तों। यहाँ पे एक मरासमस होता है जो बच्चों में, और एक यहाँ पे होता है वो क्वाशियोरकोर, ध्यान रखना क्वाशियोरकोर बच्चों में, और मरासमस है वो दोस्तों यहाँ पे वयस्क व्यक्तियों के अंदर होता है। दोनों के दोनों रोग है वो यहाँ पे प्रोटीन की कमी से होती है, खूब बार मैंने इसके बारे में बताया था दोस्तों यहाँ पे। तो ईजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 23। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देगा दोस्तों, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। प्लेगरा दोस्तों यहाँ पे प्लेगरा रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट है ये प्लेगरा। और दोस्तों मैंने बताया था जो विटामिन B3 होता है, मैंने बताया था कि 3 का यहाँ पे उल्टा करेंगे तो अपन क्या निकल के आ जाएगा, प्लेगरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों विटामिन B3 जिसे अपन किस नाम जानते हैं, नियासिन की कमी से ध्यान रखना है। विटामिन प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से, नियासिन जिसे अपन विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं उसकी कमी से होता है। साथ ही में थायमिन होता है दोस्तों यहाँ पे, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन B2 या पे बायोटिन जिसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B7 भी से कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे प्रकार से अपन ने बताया था, उन्हीं क्वेश्चंस में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मिक्सोएडिमा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों। मिक्सोडिमा, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको बताऊं, जो जड़मानवता ज़्यादातर आ जाती है, मंदबुद्धि से संबंधित यहाँ पे रोग हो जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, वो यहाँ उसमें मिनरल, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जो थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, उस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से यहाँ पे मिक्सोडिमा हार्मोन रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 25 का आंसर रहेगा यहाँ पे हार्मोन की कमी से रहेगा, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसकी कमी से यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्सोडिमा, और व्यक्ति यहाँ पे मंदबुद्धि की श्रेणी में यहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखिए दोस्तों, खेल ही जीवन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल ही जीवन है सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। बहुत बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा जाता है और इजी रहेगा। प्ले एज लाइफ थ्योरी के बारे में पूछा गया है, प्ले एज लाइफ थ्योरी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जॉन डीवी के द्वारा ये थ्योरी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया है। जो खेलों के सिद्धांत दिए गए हैं वो किसके द्वारा यहाँ पे दिए गए वो बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे खेलों के जो कैथार्टिक सिद्धांत है, कार्ल ग्रोस के द्वारा यहाँ पे ज़्यादातर सिद्धांत खेल के द्वारा दिए गए। तो प्रश्न नंबर 27 और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्ल ग्रोस है, वो यहाँ पे खेलों के जो सिद्धांत दिए गए थे वो इसके सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, ये फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। जो लंग्स के अंदर दोस्तों एडिमा आ जाती है वो किसके कारण आती है, अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, टिटनेस होता है, टिटनेस के अंदर फेफड़ों संबंधित नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर पूरा शरीर है, एटन में आ जाता है। बोटुलिज्म है, यहाँ पे पाचन तंत्र संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, विषाक्त भोजन अपन करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। सिफिलिस है, वो फिर यहाँ पे सोने संबंधित बीमारी है। लेकिन निमोनिया हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ये लंग्स के अंदर है, क्या है, पानी भर जाता है, फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है और उसमें अपने को क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो निमोनिया होता है वो यहाँ पे 28 के अंदर, वो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन आपको देखे दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं आपको बारे में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों को कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य में फैल जाता है या फिर पर्यावरण के द्वारा है वो मनुष्य में आ जाता है, तो वो कौन सा रोग रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, या तो मनुष्य से मनुष्य में फैले या फिर कुछ पर्यावरण की जो बाहरी घटक है, हवा, पानी, धूल, भोजन, इनसे वो मनुष्य में फैले, तो वो कौन सा रोग यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस नंबर यहाँ पे कंफ्यूज वाला रहेगा, इसका बोर्ड के द्वारा ही मानेगा वो ही मानेंगे, लेकिन इसमें हिंदी के अंदर देखिए तो संक्रामक रोग है, वो इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन से देखें तो कम्युनिकल डिजीज के नाम से जानते हैं, कम्युनिकल डिजीज। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में देखिए दोस्तों एक बार इसको, तो कम्युनिकेबल डिजीज, तो यहाँ पे संचारी रोग इसका निकल के आ रहा है, ध्यान रखना है, कम्युनिकल डिजीज यहाँ पे, तो वो इसका सही आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ज़्यादातर है वो इसका यहाँ पे संचारी रोग ही रहेगा, इंग्लिश वर्जन से देख ले तो लेकिन जो ऑप्शंस रहेंगे वो यहाँ पे हिंदी के अंदर देखे तो संक्रामक और इंग्लिश में देखे तो कम्युनिकल डिजीज, संचारी रोग। तो ये कौन सा इसमें रहेगा वो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा ही इसको फाइनल आंसर माना जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियाँ, भूमि यानी लैंड से संबंधित बातें कर रहा है, भूमि से संबंधित यानी जमीन के अंदर जो साहसिक क्रियाएं की जाती है, साहसिक यानी वो उनसे संबंधित बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पैराग्लाइडिंग है, हवा से संबंधित है, रिवर राफ्टिंग पानी से संबंधित है, साथ ही में हैंड ग्लाइडिंग है, ये भी हवा से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे ट्रैकिंग है, वो ध्यान रखना है, जो अपन यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं वो यहाँ पे भूमि से संबंधित रहेगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से संबंधित यहाँ पे रहेगी, वो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ट्रैकिंग इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 31 देखे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लासिकल प्ले थ्योरी है वो बताना है। क्लासिकल प्ले थ्योरी बहुत ईजी है क्वेश्चन यहाँ पे, यानी क्लासिकल प्ले थ्योरी कौन सी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अधिशेष ऊर्जा यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी होती है, जिसके यहाँ पे सरप्लस एनर्जी थ्योरी जिसके जो प्रतिपादक थे स्पेंसर और शीलर, हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर, जिसे अपन स्पेंसर शीलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार मैंने बताया भी था इसके बारे में कि जो सरप्लस एनर्जी थी, जो व्यक्ति में एक्स्ट्रा ऊर्जा उड़ जाती है वो खेलों के माध्यम से बाहर निकालता है, तो उसे अपन क्लासिकल प्ले थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादक स्पेंसर और शीलर भी यहाँ पे बताए गए थे। तो इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का, वो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा इसका मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, यहाँ पे मैच करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 सूची 1 और सूची 2 को अपने को यहाँ पे मिलाना है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे हार्नेस एक तरफ दिया गया, हार्नेस दूसरी यहाँ पे वो क्रम्पनेस, ट्रैकिंग और बैग पैकिंग दूसरी तरफ इनसे संबंधित क्रियाएं दी गई है। हाई एल्टीट्यूड कहाँ करता है, कैंपिंग से संबंधित है, पर्वतारोहण और यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित। तो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर मिलाना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 तो हार्नेस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका रहेगा। हालांकि ये भी कंफ्यूज की श्रेणी में जाएगा दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ मैं इसका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर इसका ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन ये किसके अंदर जाएगा ज़्यादातर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका ज़्यादातर सही मान सकते हैं। किस प्रकार की हार्नेस होता है वो क्या करता है, रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित आता है, ध्यान रखना। एक के अंदर यहाँ पे 4 आएगा। क्रम्पनेस होता है दोस्तों यहाँ पे, क्रम्पनेस तो वो ध्यान रखना पर्वतारोहण से संबंधित होता है। ट्रैकिंग होती है दोस्तों यहाँ पे वो ऊंचाई संबंधित, अभी बताया था अपने ट्रैकिंग शब्द आया था यहाँ पे, तो वो किससे संबंधित रहेगा, हाई एल्टीट्यूड से संबंधित रहेगा। और जो बैग पैकिंग है वो कैंपिंग से संबंधित रहेगा। तो अगर इसका ऑप्शन यहाँ पे दोनों में माने, कंफ्यूज मानते हुए, तो यहाँ पे 2 और 3 के अंदर ऑप्शन है वो यहाँ पे 2 ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे रहने की संभावना है। हालांकि इसके अंदर भी क्या है, कंफ्यूज रहेगा, चेंज होने की संभावना इसमें रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 योगाभ्यास की परिभाषा स्थिर सुखमासनम दोस्तों बहुत बार दी गई है, महर्षि पतंजलि के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। स्थिर सुखमासनम किसके द्वारा, जो महर्षि पतंजलि है योग किस जनक उसके द्वारा परिभाषा दी गई थी। और ये किससे ली गई है वो बताना है। तो ध्यान रखना ये महर्षि पतंजलि के जो योग है वो ये योग सूत्र की किताब किसकी रहेगी, महर्षि पतंजलि की। तो योग सूत्र से यहाँ पे ली गई है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। स्थिर सुखमासनम यहाँ पे महर्षि पतंजलि की जो किताब है योग सूत्र उससे ली गई है। और इसके अंदर कितने योग है, योग सूत्र है वो 195 योग सूत्र इसके अंदर है, वो मैंने खूब बार बताए भी थे, जो 4 अध्यायों में समाधि, साधन, विभूति और केवल 4 अध्यायों के अंदर विभाजित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं अपन, वित्तीय प्रबंधन में अपन किसको शामिल करते हैं वो बताना है प्रश्न नंबर 34 के अंदर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इसको अपन देखें फाइनेंशियल के अंदर, तो अपन इंग्लिश वर्जन में देखें दोस्तों यहाँ पे विच एक्टिविटीज इंक्लूड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, गाइडलाइन या ट्रेनिंग शेड्यूल या फिर इवोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों इसको अगर अपन देखते हैं तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं कि संशोधन है किसी भी क्रिया से संबंधित, उसमें भी वित्तीय प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। निर्देशन है उसमें भी अपन कर सकते हैं, प्रशिक्षण नियोजन है उसमें भी, और मूल्यांकन है उसमें भी अपन इसको ले सकते हैं। तो कन्फ्यूज वाला ऑप्शन है, लेकिन फिर भी इसकी जो आंसर यहाँ पे ज़्यादातर इसकी सही मानने का ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे इवोल्यूशन, मूल्यांकन से ज़्यादा संबंधित इसको अपन मान सकते हैं। हालांकि इसमें चेंजिंग की श्रेणी में ये आएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका कंफर्म आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता है ये। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रिंसिपल है वो कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन का जो सेकंड पेपर था वो भी इतना आसान नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन जो 3rd ग्रेड है उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर था और लेवल का था। यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऑप्शंस है वो डिलीट होने के बहुत कम चांस रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर चेंज हो जाएगा। जो अपन बता रहे हैं उसमें जो कंफ्यूज वाले हैं उसमें क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, बल्कि डिलीट यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। इतना ज़्यादा फेयर यहाँ पे पेपर था, जितना उलझा हुआ पेपर नहीं था। तो संगठन का सिद्धांत नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राधिकरण की अवहेलना यानी आउटस्ट्रिप ऑफ यहाँ पे ध्यान रखना है वो इसका सही आंसर रहेगा। इंग्लिश वर्जन में देखें तो आउटस्ट्रिप ऑथोरिटी है वो इसका सही आंसर रहेगा, यानी अवहेलना करते हैं किसी चीज़ की अपन, तो वो यहाँ पे संगठन का प्रिंसिपल नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे पतंजलि के अनुसार प्राणायाम की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर प्राणायाम की संख्या पूछी गई है। अगर अष्टांग आप ये भाई देखिए दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों ने यहाँ पे 8 उत्तर आंसर किया है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो अगर अपन अष्टांग योग के अंग पूछते हैं अष्टांग योग में कितने आसन होते हैं, तो अष्टांग योग में पूछता तो वो 8 प्रकार के होते हैं अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे पतंजलि के प्राणायामों की संख्या पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 36 और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ महर्षि पतंजलि के अनुसार है वो ध्यान रखना है प्राणायामों की जो संख्या बताई है वो 4 बताई गई है। अब इसमें 4 प्राणायाम कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपको बता दूं मैं। तो इसमें होता है पहला बाह्यवर्ती, दूसरा होता है यहाँ पे अभ्यंतर प्राणायाम,
तीसरा होता है स्तंभ प्राणायाम, और चौथा होता है वो यहाँ पे बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम, यानी पहला और दूसरा उसका मिक्सअप रूप चौथा रहेगा। तो बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ प्राणायाम और बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम, तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम है वो यहाँ पे महर्षि पतंजलि से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा अंतरंग योग नहीं है। दोस्तों मैंने खूब बार बताया था जो अष्टांग योग का है, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग था, मैंने खूब बार बताया था, ये 8 चरण होते हैं, मैंने डिवाइड करके बताया था कि इसके 5 होते हैं वो बहिरंग, 3 होते हैं वो अंतरंग। जो लास्ट वाले 3 होते हैं जिसे अपन समाधि साधन, जिसे अपन धारणा ध्यान समाधि के नाम से जानते हैं, 3 अंत वाले, वो यहाँ पे अंतरंग होते हैं, और जो 5 शुरू हुए तो वो बहिरंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्राणायाम होता है वो अंतरंग नहीं है, बल्कि किसके अंदर आएगा, बहिरंग साधन के अंदर आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 ऐड देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सत्कर्म का तत्व है। अब दोस्तों यहाँ पे किसी को मान लो समझ में नहीं आया, अगर इसको सत्कर्म अपन पता नहीं मान लो, लेकिन इंग्लिश वर्जन में देखें तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, देखें दोस्तों यहाँ पे सट्कर्म, इंग्लिश में इस वहाँ लिखा हुआ है स्पेशली सट्कर्म, सत्कर्म, तो वो यहाँ पे 6 क्रियाएं होती है जिसे अपन सट्कर्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर देखें तो यहाँ पे सत्कर्म का तत्व है, तो दोस्तों यहाँ पे सट्कर्म के अंदर 6 क्रियाएं होती है, नेति, दोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नौली क्रिया, तो ये सट्कर्म के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे बस्ती क्रिया रहेगी दोस्तों यहाँ पे, जिसके द्वारा अपन पेट की शुद्धिकरण करते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एक बार, इसको ऑप्शन दिखा जाए। 39 में देखे दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 को अपने को यहाँ पे सूची को मिलाना है और फिर बताना अपने को यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मिलाने के लिए अपने को सबसे पहले ताड़ासन, ताड़ासन मतलब ताड़ क्या होता है, वृक्ष होता है, जो नारियल का वृक्ष है उस तरह लंबा होता है, ऊंचा होता है बहुत ज़्यादा ताड़ का वृक्ष। यहाँ पे ताड़ासन का मतलब प्रवर्त मुद्रा यहाँ पे आएगी ताड़ासन में। सशंकासन जिस खरगोश की मुद्रा बनती है, प्रश्न नंबर यहाँ पे इसके अंदर बी के अंदर यहाँ पे 3 आएगा। यौगिक चक्र होते हैं वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मा नाड़ी से संबंधित, और सिद्धासन क्या है तो वो आसन की श्रेणी के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे यानी ए के अंदर 2 रहेगा, बी के अंदर वो 3 रहेगा, सी के अंदर 1 रहेगा, और यहाँ पे ध्यान रखना है वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए, इसका ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जगह का नाम पूछेगी, ये संस्था योग की है वो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 40, और सही आंसर रहेगा न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली के अंदर ये संस्था यहाँ पे रहेगी दोस्तों। आगे देखें दोस्तों प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों, पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैं जितनी भी बार पढ़ाता था आपको इसको डिवाइड करके बताता था कि जो योग सूत्र है वो किसकी किताब है। सबसे पहले तो ये बताता मैं योग सूत्र किसकी किताब है, तो महर्षि पतंजलि की। इसके अंदर कितने योग सूत्र दिए गए थे मैंने बताता 195, और वो भी 4 अध्यायों में बताए गए थे। जो 4 अध्याय समाधि, साधन, विभूति और केवल्य, समाधि, साधन, विभूति और केवल्य, और उसके अंदर बताया था मैंने 51, 55, 55 और लास्ट में 34, तो इसको जोड़ेंगे तो 195 यहाँ पे रहेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा 195 योग सूत्र इसके अंदर यहाँ पे थे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा नियम का भाग नहीं है। दोस्तों अष्टांग योग है उसका दूसरा चरण है यम और नियम, तो ध्यान रखना जो नियम है दूसरा भाग उसका यहाँ पे कौन सा नहीं है। अब दोस्तों मैंने खूब बार बताया था इसके बारे में कि अष्टांग योग में पहला भाग आता है यम, यम के भी 5 भाग होते हैं, और नियम आता है उसके भी 5 भाग होते हैं। यम के जो होते हैं वो सत्य, अस्त्य इस प्रकार, और यहाँ पे नियम होता है उसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और इस प्राणिदान होता है। तो प्रश्न नंबर 42, और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ब्रह्मचर्य है, वो यहाँ पे किसी से संबंधित नहीं है, नियम का यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे 43 देखिए दोस्तों यहाँ पे, इनमें कौन सा विश्राम आसन है, विश्राम आसन है वो कौन सा है वो बताना है। दोस्तों जो PDF भी दी थी मैंने पिछली बार भी 3rd ग्रेड के अंदर भी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे कि आसन है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक ध्यानात्मक, दूसरा यहाँ पे शरीर संवर्धात्मक, और तीसरा होता है वो यहाँ पे विश्रात्मक। यानी एक होते हैं ध्यान लगाने वाले आसन, एक होते हैं शरीर की आकृति पोस्टर बनाने वाले शरीर संवर्धनात्मक, और तीसरा होता है वो विश्रात्मक आसन के अंदर आता है। तो यहाँ पे विश्रात्मक आसन का हिस्सा कौन सा रहेगा, तो एक तो आता है इसके अंदर शवासन, शवासन जो मर्द की पोजीशन में, और दूसरा आता है यहाँ पे मकरासन। प्रश्न नंबर 43, और इसका अंदर यहाँ पे सही आंसर रहेगा मकरासन है, वो भी यहाँ पे किसके अंदर है, विश्राम आसन के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखे दोस्तों यहाँ पे, अनुपयुक्त का चयन करिए, यानी कौन सा इसमें से सही नहीं है वो बताना है अपने को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम होता है वो क्या करता है, प्राण यानी श्वास का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। साथ ही में अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे
समाधि है किसी वस्तु पर एकाग्रता, किसी एक वस्तु पर एकाग्रता करते हैं तो वो यहाँ पे समाधि नहीं रहेगी, बल्कि उसे अपन त्राटक की श्रेणी के अंदर लाते हैं। त्राटक होता है वो एक ही, जैसे कोई दीपक जला दिया उसके ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपन लगातार, तो वो यहाँ पे एकाग्रता कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, त्राटक कहलाएगा, बल्कि समाधि नहीं। यम का है वो यहाँ पे आत्म नियंत्रण है, और जो शरीर आसन होते हैं वो शरीर की मुद्रा होती है, तो यहाँ पे संयास स्वर इसका रहने वाला है, वो ध्यान रखना। यहाँ पे समाधि है वो इसका संयास स्वर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ, डोपिंग दोस्तों जो अपन नशा करते हैं खिलाड़ी, उसके विरुद्ध शपथ पहली बार दिलाई गई थी वो बताना है दोस्तों। मैंने 3 बार बताए थे आपको, 3 तरीके बताए थे, 3 प्रकार से आपको वो दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी खिलाड़ियों को ओलंपिक के अंदर। सबसे पहले 1920 में बताया था मैंने, एंटवर्प ओलंपिक में वो खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई थी, ध्यान रखना, खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई थी ओनली। दूसरा ओलंपिक था मैंने बताया था 1972 का पश्चिम जर्मनी म्यूनिख से संबंधित ओलंपिक था, उसमें जो निर्णायक थे निर्णायकों को शपथ दिलाई गई थी। फिर लास्ट वाला जो ओलंपिक था सन 2000 का सिडनी ओलंपिक, उसमें खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई थी, लेकिन वो किसके खिलाफ, डोपिंग के खिलाफ। तो 2 बार खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई थी, 1920 में सिर्फ शपथ दिलाई गई थी, और खिलाड़ियों को डोपिंग के खिलाफ दिलाई गई थी वो 2000 के सिडनी ओलंपिक, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 45 का, वो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा, प्राणायाम का हिस्सा पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे अगर प्राणायाम के प्रकार पूछता तो वो अपनी उज्जय प्राणायाम, भ्रामरी, शीतली, ये प्राणायाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्सा पूछा गया, पार्ट पूछा गया प्राणायाम का पार्ट। तो 3 पार्ट यहाँ पे होते हैं, पूरक, कुंभक, यहाँ पे रेचक। तो प्रश्न नंबर 46 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। इसका पूरक है वो यहाँ पे प्राणायाम संबंधित तो रहेगा, पूरक, कुंभक और रेचक, ये इसके होते हैं, श्वास लेना, रोकना और बाहर छोड़ना, जिसके अनुपात भी 1, 4 और 2 मैंने बहुत बार बताया था। इसका अनुपात भी होता है वो 1, 4 अनुपात 2 अनुपात होते हैं यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा आसन श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशी को टोन करने में मदद करता है। टोन मतलब उसको खिंचाव पैदा करता है, उसमें अच्छे से उसके मसल्स को बनाए रखता है तनाव के अंदर। और श्रोणि क्षेत्र का दोस्तों जो पेल्विक गर्डल है, श्रोणि क्षेत्र है, पेल्विक क्षेत्र है, उसका पूछा गया। अब श्रोणि क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, जो पीठ वाला भाग आता है, जो हिप्स यानी कोले वाला भाग आता है, उसके अंदर जो 3 हड्डियाँ पाई जाती है और उसके अंदर मसल्स पाई जाती है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो सबसे बड़ी मसल्स होती है, उसके अंदर तनाव पैदा करने वाला कौन सा रहेगा दोस्तों। श्रोणि मेखला, जिसे हम पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर जो हड्डियाँ आती है, इनोनिम्स, स्टेम और प्यूबिस, और इसके जो मांसपेशी आती है सबसे मजबूत मांसपेशी, वो यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस आती है, जो कूल्हे के अंदर होती है, वो क्षेत्र होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 और सही आंसर रहेगा सशंकासन। सशंकासन होता है दोस्तों यहाँ पे, सशंकासन वो यहाँ पे क्या करता है, जो श्रोणि क्षेत्र है उसकी मसल्स को यहाँ पे टोन देता है। टोन मतलब यहाँ पे उसको खिंचाव बनाए रखता है, उसके अंदर खिंचाव बनाए रखता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा यहाँ पे, व्यायाम के बाद पुनः, दोस्तों यहाँ पे सबसे ध्यान देने की बात है, व्यायाम के बाद पूछा गया है यहाँ पे, व्यायाम के दौरान ही नहीं, बाद, पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु उपभोग किए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, व्यायाम के बाद। अगर व्यायाम के दौरान ही पूछ लेता दोस्तों यहाँ पे, तो वो इसका सही आंसर निकालते हैं अपन, व्यायाम के दौरान ही पूछ लेता, ध्यान रखना, व्यायाम के दौरान की पूछता है तो वो यहाँ पे सेकंड विंड आती है, ध्यान रखना। लेकिन व्यायाम खत्म होने के बाद पूछा गया है तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन डेप्थ यानी ऑक्सीजन ऋण है वो यहाँ पे आएगी, उसके द्वारा अपन अतिरिक्त ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल को हटाते हैं। जो ऑक्सीजन डेप्थ है, इस शब्द भी मैंने बहुत बार बताया था कि इसका आविष्कार भी किसने किया था, वो एवी हिल, अर्थिविल्ड बोवियन हिल, यानी इसके द्वारा ये शब्द दिया गया था। सन 1992 के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, मैंने इस बारे में भी बताया था आपको। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे, किसने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित, सबसे मेन बात है केंद्रित, अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानने में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, यानी शरीर क्रियाओं के द्वारा एक्टिविटीज को जो केंद्रित परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद करने का तरीका है वो मैंने तो इसी प्रकार याद रखा था, जो केंद्रित है वो यहाँ पे K4 केंद्रित, K4 कैसिडी यहाँ पे रहने वाला है, तो यहाँ पे R कैसिडी ध्यान रखना, R कैसिडी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्रेस्मर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया, क्रेस्मर है उसने कौन सा शरीर का प्रकार नहीं दिया। अब दोस्तों क्रेस्मर ने 4 प्रकार के शरीर वर्गीकरण बताए थे यहाँ पे, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, पिकनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आएगा, तो प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, सही आंसर रहेगा फ्लेगमेटिक है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्लेगमेटिक है वो ध्यान रखना है किसके द्वारा, हिपोक्रेटस के द्वारा, हिपोक्रेटस के द्वारा ये बताया गया था।
जो लाल लाल रक्त, पीला, काला रक्त, कफ, पित्त प्रदान है वो यहाँ पे हिपोक्रेटिस से संबंधित ये रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 के सही कथन के बारे में बताना है अपने को। यहाँ पे कथन है वो कौन सा यहाँ पे सही है वो बताना है। अब देखिए दोस्तों ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन से पहले ही बता देता हूँ, इसका ऑप्शन यहाँ पे चेंज होने की संभावना रहेगी। जो अपन बता रहे हैं उसमें चेंजिंग भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, या अपने यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन 51 का जो मैं बता देता हूँ वो इसका अपना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रहेगा, वो यहाँ पे 4 नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र उद्देश्य की केंद्र बिंदु होता है। तो ये अपन यहाँ पे मान सकते हैं, हालांकि इसके चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड के द्वारा है वो इसका सही माना जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो ऑप्शन माना गया है वो यहाँ पे 4 नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही है वो बताना है दोस्तों यहाँ पे। बाकी 3 इसके अंदर गलत है, एक इसके अंदर यहाँ पे सही है, वो कौन सा है। अब देखिए दोस्तों एंडोमॉर्फ जो शेल्डन के द्वारा वर्गीकरण दिया गया था 3 प्रकार का, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एंडो है वो एंडो किससे संबंधित रहेगा, मोटापे से संबंधित है। तो यहाँ पे एंडोमॉर्फ में दुबलापन घटक होता है, तो दुबलापन यहाँ पे नहीं होता है इसके अंदर। हड्डियों में एंडोमॉर्फ में जो मोटी मांसपेशियों से ढकी हुई हड्डियाँ होती है ये भी नहीं है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे प्रमुख मांसलता यानी एक मसल्स मस्कुलर होता है वो बॉडी, तो वो एंडोरेंस नहीं होता है, मोटापा नहीं होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फ शरीर का मोटापा घटक होता है। एंडोमॉर्फ का मतलब होता है शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है उसके अंदर यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एंडोमॉर्फ की श्रेणी में आएगा। जो शेल्डन का यहाँ पे पहला वर्गीकरण है शरीर का वो यहाँ पे एंडोमॉर्फ दिया गया था, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा वसा की मात्रा है वो ज़्यादा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53। अब ये भी दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज वाला क्वेश्चन रहेगा, पहले ही बता दूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस घटक नहीं है, फिटनेस घटक नहीं है। अब दोस्तों वैसे देखा जाए अपन इसके अंदर तो 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और यहाँ पे एजिलिटी। ध्यान रखना दोस्तों स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बैलेंस इसका आंसर निकल के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस भी जरूरी होता है बॉडी के अंदर फिटनेस के लिए। चपलता भी जरूरी होती है, लचीलापन भी जरूरी होता है, पावर भी जरूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर इसका ऑप्शंस माने तो शरीर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो चल सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों पे अकॉर्डिंग टू अपने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। बाकी ये इसका ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है वो पावर यानी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे चांस रहेगा वो फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चेंज की श्रेणी में रहेगा दोस्तों। आपको बता दूं लगभग पूरे पेपर के अंदर 5 से 7% ऐसे हैं जो चेंजिंग की श्रेणी में है। यहाँ पे ऑप्शन है वो कंफ्यूज की श्रेणी में रहेंगे, तो उसका ऑप्शन तो बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जाएगी दोस्तों यहाँ पे वो ही मान्य रहेगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे 54 देखे दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को अपने को यहाँ पे मिलाना है वही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वायवीय गतिविधि, वायवीय का मतलब एरोबिक पूछी गई है। एरोबिक मतलब श्वसन लेते हुए जो क्रिया की जाती है वो बताना है। अवायवीय मतलब एनएरोबिक एक्टिविटी जिसमें श्वसन की क्रिया बहुत कम होती है ऑक्सीजन की, उसमें कंप्लीट की जाती है। लचीलापन जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और यहाँ पे बल गतिविधि यानी स्ट्रेंथ एक्टिविटी है वो बताना है। अब दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही है कि लचीलापन है उसको विकसित करने की 3 विधियाँ मैंने बताई थी यहाँ पे। कौन कौन सी? बेलास्टिक, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड और पोस्ट आइसोमेट्रिक होल्ड मेथड। तो इसमें से जो लचीलापन है वो 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। तो यहाँ पे इस प्रकार अपन निकाल ले तो सी के अंदर ध्यान रखना 4 नंबर आएगा, यानी पैसिव स्ट्रेचिंग लचीलापन से संबंधित होती है। तो सी के अंदर यहाँ पे 4 यहाँ पे रहने वाला है। तो सी के अंदर 4 देखें तो एक ही जगह अपने को यहाँ पे मिलता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे ये मिलता है तो अपना ऑप्शन यहाँ पे रहेगा नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तो अब देखिए ए के अंदर यहाँ पे 2 होता है, जो वायवीय है वो 13 के संबंधित रहेगी, 13 के संबंधित। अवायवीय है वो यहाँ पे ध्यान रखना 80 मीटर से कम ही स्प्रिंट होती है, वो अवायवीय यानी एनएरोबिक की श्रेणी के अंदर आती है। लचीलापन अपन ने पैसिव स्ट्रेचिंग देख लिया। और जो बल गतिविधि है वो यहाँ पे वजन प्रशिक्षण है, यानी जो वेट ट्रेनिंग होती है उससे संबंधित यहाँ पे रहती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 ज़्यादा ही छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले ही ये भी कंफ्यूज की श्रेणी में रहेगा, चेंजिंग की श्रेणी के अंदर रहेगा। लगभग ये 5वां क्वेश्चन है जो चेंजिंग की श्रेणी के अंदर आ रहा है।
अब यहाँ पे सीधा सीधा माना जाए तो दोस्तों पे आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रयोजनवाद है। तो प्रयोजनवाद का तो अपन यहाँ पे निकालते हैं तो वो 3 नंबर इसका सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। प्रयोजनवाद है वो किससे संबंधित रहेगा, अनुभव और वास्तविकता से संबंधित रहता है, बिल्कुल सही होता है। यथार्थवाद होता है रियलिज्म, वो किससे संबंधित, लेकिन इससे पहले आदर्शवाद है क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर। आदर्शवाद है वो किससे संबंधित, तो आदर्शवाद ध्यान रखना है वो मन व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमुख केंद्र यहाँ पे होता है, उसके अंदर ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर। तो आदर्शवाद है उसके अंदर यहाँ पे 2 रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक के अंदर 2 और बी के अंदर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक तो पहला और यहाँ पे एक चौथा। ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कट जाते हैं बीच वाले। तो यहाँ पे या तो एक नंबर इसका ऑप्शन रहेगा या 4 नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन फिर भी है वो कन्फ्यूज इस प्रकार रहेगा कि यहाँ पे प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद के अनुसार मानिए तो धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में आता है, और यथार्थवाद के अनुसार मानिए अपन तो वो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा, या तो 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर के अंदर, या फिर इसके अंदर आएगा 1 नंबर। लेकिन ज़्यादातर जो इसकी संभावना रहेगी वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही इसकी ज़्यादातर संभावना रहने की चांस रहेंगे। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो 1 आएगा या फिर इसका 4 ऑप्शन आएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। कन्फर्म इसमें बिल्कुल भी अपन यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखें दोस्तों यहाँ पे अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों यहाँ पे अस्तित्ववाद एक्सट्रीमिटलिज्म है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 56 सही आंसर रहेगा किरकेगार्ड, नीत्शे, और यहाँ पे शास्त्र है इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 प्राचीन ओलंपिक में पैलेस्त्रा है वो जगह क्या स्थान है, वो क्या किसके लिए यूज किया जाता है। दोस्तों मैंने खूब बार बताया था पैलेस्त्रा प्राचीन ओलंपिक के अंदर जो पैलेस्त्रा होती है जिसका जो संचालक करता है वो पेडो ट्राइब होता है। खूब बार बताया था मैंने, पेडो ट्राइब इसका यहाँ पे संचालक करता होता है इसका। और ये किसके लिए यूज होती है, तो खिलाड़ियों के जिंदगी जो तैयारी होती है उस जगह का नाम यहाँ पे जो क्षेत्र होता है उसे अपन पैलेस्त्रा के नाम जानते हैं। तो खिलाड़ियों की जो तैयारी का घर होता है वो यहाँ पे पैलेस्त्रा कहलाता है, जिसका संचालन करता है वो पेडो ट्राइब यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 58 अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे। अनुबंधित अनुक्रिया उसका सिद्धांत यहाँ पे कौन है, तो इजी रहेगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। अनुबंधित अनुक्रिया जो पावलोव के द्वारा दी गई थी, किससे संबंधित है, कुत्ते पर जो रिसर्च किया गया था वो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत रहेगा, जिसके कारण पावलोव को 1904 में यहाँ पे क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया। तो ये अपने को यहाँ पे इससे सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मापदंडों की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के जो जीन पियाजे है नैतिक मापदंडों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो फ्राइड ने दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों इड होता है वो यहाँ पे सुखवादी श्रेणी के अंदर आता है, ये नैतिक से संबंधित रहेगा। जो ईगो होता है, इड के बाद में जो ईगो होता है वो वास्तविकता की श्रेणी में आता है, और जो सुपर ईगो होता है वो नैतिकता की श्रेणी के अंदर आता है। तो नैतिक है बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्राय हम सुपर ईगो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही है वो पूछा गया है दोस्तों, आपको वो बताना है। अब एक करियर जीवन की प्रतिबद्धता है, कैरियर होता है वो जीवन की प्रतिबद्धता होती है। करियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। शारीरिक शिक्षा और खेल में करियर के अवसर की कल्पना से सीमित होते हैं, और करियर का निर्णय अपरिवर्तनीय है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे एक करियर जीवन की क्या होती है, प्रतिबद्धता यहाँ पे होती है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 61 देगा दोस्तों। कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और उसके तत्वों से नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी डायरेक्ट उसका किससे, फिजिकल से रिलेटेड नहीं है वो पूछा गया है। फिजिकल एक्टिविटी से सीधा संबंध नहीं है, वो कौन सी रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रक्त परिसरण, ब्लड सर्कुलेशन जो एक्टिविटीज करते हैं, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, बिल्कुल सीधा यहाँ पे इसका रहेगा। कंकाल स्केलेटल है वो भी सीधा संबंधित रहेगा, एक्टिविटीज करते हैं, कंकाल मांसपेशी होती है उसमें, और जो स्केलेटल है दोनों के अंदर अपने को यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है,
जो अंतःस्रावी प्रणाली है वो यहाँ पे सीधी सीधी किससे नहीं, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित नहीं होती है, यह संज्ञानात्मक तत्वों से संबंधित रहेगी और जो क्रिया करने के बाद में उससे संबंधित यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62, सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था? देखिए दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों आपको बताऊँ मैं यहाँ पे 1814 में, और एक था बर्लिन जर्मनी के अंदर, ध्यान रखना, एक बर्लिन जर्मनी के अंदर 1874 में भी खोला गया था ह्यूगो रोथेस्टोन के द्वारा। ह्यूगो रोथेस्टोन के द्वारा भी ऐसी ही संस्था खोली गई थी, वो बर्लिन जर्मनी में खोली गई थी। और ये किसके द्वारा खोली गई है? तो स्वीडन के अंदर, प्रश्न नंबर 62। और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो पर हेनरी ग्लिंग है स्वीडन के अंदर, उसके द्वारा रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक खोली गई थी। लेकिन बर्लिन के अंदर है वो ह्यूगो रोथेस्टन के द्वारा यही संस्था यहाँ पे खोली गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे पर हेनरी ग्लिंग इसका सही आंसर रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन है वो पर हेनरी ग्लिंग के इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। एक ही व्यक्ति के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 63 देखे दोस्तों यहाँ पे, 63 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, गोला फेंकने के लिए अनुकूल प्रक्षेपण कौन कहता है? दोस्तों यहाँ पे जो भी थ्रोइंग एक्टिविटीज होती है लगभग फेंकने की, चाहे गोला फेंक हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, या फिर डिस्कस थ्रो हो, शॉर्ट पुट हो, कोई भी हो, ज़्यादातर फेंकने की जो क्रिया है वो लगभग 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो पाती है। मैंने खूब बार इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 64 देखा दोस्तों यहाँ पे, मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? मानव जिसे अपन किन्सोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे किन्सोलॉजी के जनक कौन है? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किन्सोलॉजी जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, काइनन परस्लेजी, तो किन्सोलॉजी है उसके जनक यहाँ पे फादर है वो अरस्तु, प्रश्न नंबर 64। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो अरस्तु है, वो यहाँ पे किन्सोलॉजी है गति विज्ञान के जनक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 65 देखे दोस्तों, वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन और बल के बीच में आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में देखें तो आधार अपने को यहाँ पे मान लो समझ में नहीं आया, तो इसे फलक्रम के नाम से जानते हैं इंग्लिश वर्जन में, सॉरी हिंदी में इसे अपन फलक्रम भी कहते हैं, और इंग्लिश में अपन इसे अक्स के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो वजन वो रेसिस्टेंट और फोर्स यानी पे बल से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे एक्स है वो किसके बीच में? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वजन के बीच में, और फोर्स यानी बल के बीच में आ रहा है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 और सही आंसर रहेगा प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है उसके बीच में एक्स होता है, वो मध्य के अंदर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखे दोस्तों, कौन सा लिगामेंट की इंजरी से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। लिगामेंट की इंजरी से संबंधित है कौन सा है वो बताना है, लिगामेंट की इंजरी से संबंधित है वो बताना है। और दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया था, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि मैंने बताया था उस टाइम पे कि 2 क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। 2, एक आती है स्ट्रेन और एक आती है स्प्रेन चोट। लगभग मैंने बताया था दोनों है वो गारंटेड, हर फिजिकल एजुकेशन कोई सी स्टेट की हो उसमें पूछा ही जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करने वाला होता है ये चोट। तो स्ट्रेन होती है वो खिंचाव होता, स्प्रेन होती है वो मोच होती, स्प्रेन मोच है वो लिगामेंट की चोट होती है, मैंने बताया था बोन टू बोन बहुत बार बताया था, और ये बोन टू मसल्स। तो यहाँ पे लिगामेंट की इंजरी कौन सी रहेगी? स्प्रेन, प्रश्न नंबर 66। और सही आंसर रहेगा वो यहाँ पे स्प्रेन है वो लिगामेंट की चोट है, और लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो ये इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, फ्लेट फुट है जिसे अपन चपटे तलवे के नाम से जानते हैं कि एक कारण कौन सी विकृति आ जाती है? अगर किसी के फ्लेट फुट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे फ्लेट फुट का मतलब है ये अपना पैर है, तो पैर कैसा हो जाता है? नीचे से बिल्कुल सपाट हो जाता है, ये पैर बिल्कुल नीचे से सपाट है, उसमें आर्क नहीं पाई जाती है, गड्ढा नहीं पाया जाता है। तो फ्लेट फिट के कारण कौन सी विकृति आ जाएंगी? तो दोस्तों दोनों पैर है वो फ्लेट फिट हो जाएंगे, तो बीच में अपना जो घुटने होते हैं वो एक दूसरे से टच होने लग जाते हैं, जो घुटने हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? टच होने लग जाते हैं, दोनों पैरों के ये घुटने ऐसे टच हो जाते हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? नोक नी के नाम से जानते हैं, इसे अपन नोक नी के नाम से जानते हैं। और दूसरा नाम यहाँ पे इसे अपन जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 67 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे जेनु वेलगम, जिसे अपन नोक नी के नाम से जानते हैं, फ्लेट फिट के कारण आने वाली विकृति रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं एक बार। देखिए दोस्तों यहाँ पे 68 क्वेश्चन नंबर 68 देखे जो कथन सही है उसको यहाँ पे अपने को बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे सीजी से संबंधित पूछा गया है, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रहेगी इस प्रश्न के अंदर। सीजी और सीजी अगर कोई किसी ने थ्योरी की क्लास देखी थी तो मैंने अच्छे प्रकार से उसको समझाया था। यहाँ पे सीजी देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र में परिवर्तन शरीर की स्थिति में किसी भी परिवर्तन में प्रभावित नहीं होता। सीजी है तो अपन ऊपर जाते हैं तो ऊपर हो जाती है, बैठते तो नीचे हो जाती है, और खड़े रहते तो अपन बता देते हैं कि वो लगभग कितने 56% पर आती है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे चेंज होती है, ये इसका गलत आंसर यहाँ पे रहेगा। सामान्य खड़े होने की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान उम्र और लिंग से प्रभावित नहीं होता। दोस्तों होता है, प्रभावित होता है। कैसे कि सामान्य खड़े हो जाएंगे तो कैसे प्रभावित होगा?
महिलाओं में नीचे होता है, पुरुषों में ऊपरी होती है ECG, तो वो प्रभावित होगी, और बूढ़ा व्यक्ति होता है उसमें और भी नीचे हो जाती है, तो ये प्रभावित होगी, ये भी सही है। इसका आंसर गलत रहेगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि किसी भी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के का स्थान शरीर के आकार में परिवर्तन के लिए बावजूद स्थिर रहता है। शरीर का आकार अगर परिवर्तन हो गया, मान लो लंबा शरीर है तो CG है वो ऊपर जाएगी, छोटा कद वाला व्यक्ति है तो CG नीचे आएगी, तो आकार के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये भी यहाँ पे इसका आंसर गलत रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 और सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो नंबर 3 रहेगा कि मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। चाहे ऊपर जाएंगे तो CG ऊपर चली जाएगी, नीचे आएंगे तो नीचे हो जाएगी, लेकिन वो क्या करता है, संतुलन देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, जब शरीर का कोई अंग मध्य रेखा, मीडियल लाइन की बात करें, मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर है, ये अपना शरीर है, खूब बताया था मैंने दोस्तों यहाँ पे शरीर की जो टर्म्स होती हैं उसके बारे में, ये अपनी मध्य रेखा होती है। तो अगर कोई अंग है, ये हाथ है मान लो दोनों तरफ के, अगर ये मध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, दोनों हाथ पास के अंदर आ रहे हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, एडक्शन। और अगर पास से दूर जा रहे हैं दोनों, तो उसे अपन एडक्शन के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एडक्शन। मध्य रेखा के पास में आना एडक्शन, और मध्य रेखा से दूर जाना मीडियन लाइन से, तो वो एबडक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 देखे दोस्तों यहाँ पे, एर्गोजेनिक एड के तौर पर मदिरा यानी शराब से संबंधित है, क्या करता है। अगर अपन मदिरा पीते हैं तो अपने शरीर में क्या अपने को देखने को मिलता है, एर्गोजेनिक एड मतलब नशीले पदार्थों के तौर पर पूछा गया है। तो उदासीनता का कार्य नहीं करेगी, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। बलवर्धक है वो करती है, लेकिन ये भी इससे भी बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, वो उत्तेजित करने का कार्य, कि ये अपने को स्टिमुलेट के रूप में कार्य करती है। जैसे अपन लेते हैं शरीर के अंदर यहाँ पे उत्तेजना पैदा हो जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो यहाँ पे शरीर के मांसपेशी है उनसे अपने को क्या कर देती है, उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। 70 के अंदर क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर रहेगा, उत्तेजित करने का कार्य यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे 71 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो बताना है दोस्तों। एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, इसे हाथ पाँव में परिसंचरण को बाधित करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आमतौर पर वजन को नियंत्रित और एर्गोजेनिक जो सहायक रूप में उसको कार्य करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करता है, जो मांसपेशियों का द्रव्यमान है यानी मांस है उसको विकसित और डेवलप करने का कार्य करता है। या फिर स्टेरॉइड महिला सेक्स हार्मोन के लगभग समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। इसका एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करता है, जो मसल्स होती है उसकी जो मांस यानी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं उसको डेवलप करने में यहाँ पे ज़्यादातर कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 72, किस चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप यानी गर्म शामिल होता है। कौन सी यहाँ पे थेरेपी रहेगी जिसमें ठंडा और गर्म यूज करते हैं। दोस्तों मैंने खूब बार बताया था कि सिर्फ अगर पानी की थेरेपी होती है उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। पानी की चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी होती है दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे खूब बार बताया था दोस्तों मैंने आपके बारे में कि जो पानी की चिकित्सा होती है उसे अपन हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। और हाइड्रोथेरेपी भी मैंने बताया था 3 प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पे। एक होती है क्रायोथेरेपी ठंडी पानी की, एक होती है थर्मोथेरेपी गर्म पानी से, और एक होती है दोनों ठंडा और गर्म को मिला गया उसे अपन कंट्रास्ट बात के नाम से जानते हैं, यानी कंट्रास्ट थेरेपी। खूब बार बताया था दोस्तों मैंने। तो इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 72 और सही आंसर रहेगा कंट्रास्ट बात है वो ठंडे और गर्म से संबंधित यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 73 देखें दोस्तों। रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहा जाता है। निचले क्षेत्र की पूछी गई। अभी इसको इंग्लिश वर्जन में देखें दोस्तों एक बार आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है, इंग्लिश वर्जन में देखें दोस्तों यहाँ पे एक बार आप इसको। इंक्रीज कनेक्टिविटी ऑफ लंबर रीजन ऑफ कार्ड, लंबर रीजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मैं रीढ़ की हड्डी पढ़ाई थी आपको बताया था, उसके अंदर जो पहला भाग आता है सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा यहाँ पे लंबर, लास्ट वाला इसके नीचे आता है सेक्रल और लास्ट वाला आता है कोइक्स। तो यहाँ पे लंबर है वो पेट के आसपास वाला भाग होता है जिसके अंदर 5 हड्डियाँ होती है। तो लंबर यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो लंबर भाग में कौन सी विकृति आएगी दोस्तों यहाँ पे वो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का जो निचला क्षेत्र में उसमें जो अवतलता आ जाती है लंबर वाले भाग में, तो वो अब देखिए दोस्तों ज़्यादातर ऑप्शन यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, या तो सी ऑप्शन करिए सॉरी यहाँ पे, या तो सी प्रकार का स्कोलिसिस या फिर एस प्रकार का स्कोलिसिस किया है। दोनों ही इसके अंदर गलत है क्योंकि लंबर भाग में वो पेट का आसपास का क्षेत्र आता है और उसके अंदर क्या आ जाती है लोडोसिस की बीमारी आ जाती है। प्रश्न नंबर 73 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे वो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 73 के अंदर ध्यान रखना वो यहाँ पे लोडोसिस आ जाती है क्योंकि आगे की तरफ यहाँ पे झुक जाता है, अवतलता आ जाती है उसके अंदर, कॉनक्लेव आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74 देगा दोस्तों यहाँ पे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। देखिए दोस्तों 74 में दोस्तों अपने को 2 सूचियाँ दी गई है और उसको अपने को मिलाना है। अब देखिए दोस्तों अपने 2
4 अपने को क्या दी गई है, डिफॉर्मिटीज बीमारी दी गई है और कौन से क्षेत्र उससे प्रभावित होता है वो बताना है और नीचे ऑप्शन आपको देना है। अब देखिए दोस्तों, आपको नोकनी में क्या होता है, नोकनी जिसे अपन जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं, नोकनी में दोनों घुटने, मैंने खूब बार बताया, दोनों घुटने आपस में टकराने लग जाए और उसे अपन जेनु वेलगम, नोकनी में जेनु वेलगम। तो यहाँ पे डी के अंदर 3 आएगा। अब डी के अंदर 3 है, वो 2 ही ऑप्शन के मिलेगा, या तो 1 या फिर 3 के अंदर, यानी दूसरा और चौथा तो इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये अपने को यहाँ पे ऑप्शन नहीं ध्यान रखना है। दूसरा देखिए दोस्तों, बोलो एग, बोलो एग का मतलब चौड़े पैर हो जाते हैं, दोनों टांगे हैं वो चौड़ी हो जाती है, ऐसे हो जाती है चौड़ी, तो इसे अपन जेनु वेरम कहते हैं। मतलब 4 बी के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा। तो बी के अंदर देखें तो दोस्तों यहाँ पे 4 किसके अंदर है, तो बी के अंदर है वो 4 देखें दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के अंदर है, या तो 2 या 3। तो 2 तो अपना पहले ही कट गया, तो 3 इसका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, प्रश्न नंबर 74। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा मसाज दबाव का हस्त कौशल तकनीक का प्रकार नहीं है। दबाव मतलब प्रेशर मसाज की बात कर रहा है, उसका यहाँ पे कौन सा प्रकार यहाँ पे नहीं है वो पूछा गया। दोस्तों प्रेशर मसाज मैंने पढ़ाया था, मुख्यतः मसाज 4 प्रकार की होती है, बताया था। स्ट्रोकिंग हो गई, दूसरी यहाँ पे प्रेशर मसाज, तीसरी यहाँ पे कौन सी हो गई, तीसरी मसाज यहाँ पे जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, टेपोटमेंटे, और लास्ट यहाँ पे शेकिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर मसाज है वो भी 3 प्रकार की बताई थी मैंने दोस्तों। यहाँ पे एक होती है नीडिंग, दूसरी पेट्रीसाज और तीसरी यहाँ पे फ्रिक्शन। तो नीडिंग ये 3 प्रकार की होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीडिंग, पेट्रीसाज और फ्रिक्शन। तो यहाँ पे प्रेशर मसाज है, परक्यूशन है, वो यहाँ पे टेपोटमेंट से संबंधित रहेगी, थपथपाना है वो इसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76 देखे दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित है, यानी ट्रैक ऑन फील्ड से संबंधित है, वो बताना है। अब दोस्तों इजी रहेगा, स्पाइक हो गया, सर्व हो गया, ये वॉलीबॉल से संबंधित होते हैं, ड्रिबल यहाँ पे या तो हॉकी संबंधित रहेगी या फिर फुटबॉल से संबंधित रहेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो बैटन होता है, बैटन जो रिले के अंदर खिलाड़ी लेके भागता है वो बैटन है, वो यहाँ पे एथलेटिक्स से संबंधित यहाँ पे हो रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 77 देखे दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अपने को यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, फिर अपने को यहाँ पे ऑप्शन बताना है। अब देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और 4 इसके संबंधित खेल दिए गए। अब मान लो इसमें से एक भी अपने को आता है, ज़्यादातर एंटीना खूब बार पूछा जाता है, एंटीना किससे संबंधित होता है दोस्तों यहाँ पे, तो एंटीना जो वॉलीबॉल से संबंधित, और मैंने बार बताया भी था कि 1.80 इसकी मीटर में हाइट होती है, यहाँ पे 180 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पे हाइट होती है, नेट से ऊपर यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होता है, खूब बार इसके बारे में डिस्कस किया है। तो एंटीना वॉलीबॉल तो यहाँ पे डी के अंदर 1 आ जाना चाहिए, तो डी के अंदर 1 है वो एक ही जगह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 77 के अंदर माने तो यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 देखे दोस्तों यहाँ पे, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाया जाता है तो कौन सी रक्त डोपिंग, ब्लड डोपिंग है वो कौन सी कहलाती है। यानी कोई व्यक्ति है सामान्य, उससे डायरेक्ट अगर ब्लड अपन किसको चढ़ा देते हैं, खिलाड़ी को चढ़ा देते हैं, तो कौन सी डोपिंग के अंदर आता है, क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग क्या होती है कि किसी व्यक्ति से अपन ब्लड तो चढ़ा रहे हैं लेकिन वो प्रतियोगिता से कुछ दिनों पहले यानी कुछ हफ्तों पहले चढ़ाते हैं। जैसे मान लो 2 या 3 हफ्तों पहले किसी व्यक्ति से अगर ब्लड चढ़ा दिया अपन खिलाड़ी को सीधा, तो वो तो किसी की श्रेणी में आएगा, ऑटोलोगस की श्रेणी में आएगा। यानी 1-2 सप्ताह पहले, यानी 10-15 दिन पहले अगर अपन डायरेक्ट ब्लड चढ़ा देते हैं किसी खिलाड़ी को प्रतियोगिता से पहले, तो वो तो आएगा ऑटोलोगस की श्रेणी में। लेकिन अगर प्रतियोगिता के बिल्कुल पास में ही अपन डायरेक्ट ब्लड चढ़ा रहे हैं तो वो किसकी श्रेणी के अंदर आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 78 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन होमोलोगस ब्लड डोपिंग के नाम जानते हैं। दोनों के अंदर ही अपन डायरेक्ट चढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप पहले बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये तो प्रतियोगिता से 10 से 15 दिन पहले चढ़ा रहे हैं तो ऑटोलोगस बोला जाएगा, और प्रतियोगिता के तुरंत दौरान ही अपन चढ़ा रहे हैं यानी कुछ घंटों पहले चढ़ा रहे हैं तो होमोलोगस की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 79 देखे दोस्तों यहाँ पे, 79 देखे दोस्तों यहाँ पे, मिलाना है अपने को सूची 1 और 2 से और ऑप्शंस बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे चोट है, अव्यवस्था है, मोच और खिंचाव है। अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे आए तो मोच है वो स्प्रेन कहलाती है, स्प्रेन मोच जो लिगामेंट की होती है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को डिसजोड़ता है यानी जॉइंट। तो यहाँ पे स्प्रेन है वो किससे संबंधित रहेगा, जोड़ को आघात करता है। खिंचाव क्या करती है, मसल्स की चोट आती है, मांसपेशी की आती है जिसे अपन स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन किससे, पेशी से चोट संबंधित रहेगी। आगे अव्यवस्था यानी डिसलोकेशन, देखिए इंग्लिश में देखिए दोस्तों पे डिसलोकेशन जो कंधे के अंदर ज़्यादा होता है, तो डिसलोकेशन में क्या है, हड्डी एक जगह से हट जाती है तो विस्थापन हो जाता है, तो वो इसके अंदर आएगा दोस्तों यहाँ पे
4, और साथ में चोट है वो किससे संबंधित रहेगी, ये एक खरोंच से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है, कंट्यूजन बोलते हैं, जो किससे संबंधित खरोंच रहेगी। तो इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 79, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 79 का, वो ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ए के अंदर तो यहाँ पे 2 अपन ने बता दिया, फिर यहाँ पे बी के अंदर अपन ने 4, मोच है वो बता ही दिया, स्प्रेन है वो लिगामेंट से, और खिंचाव वो मांसपेशी से संबंधित चोट रहेगी, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक रिले टीम में एंकर धावक, एंकर धावक के बारे में दोस्तों बहुत बार इस क्वेश्चन को करवा दिया है कि एंकर धावक वो किसे कहा जाता है। दोस्तों रिले में लगभग 4 खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, उसमें पहला खिलाड़ी, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो लास्ट वाला खिलाड़ी होता है जो फिनिश करता है बैटन लेके फिनिश करता है दौड़ को, तो वो फिनिश करने वाला फास्ट रनर होता है, टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी होता है, उसे अपन एंकर रनर के नाम से जानते हैं। तो जो चौथा खिलाड़ी होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, एंकर रनर, जो एंकर धावक है उसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 81, डकैथलॉन में शामिल है। दोस्तों डकैथलॉन जो मैंने बताया था, डकैथलॉन में 10 इवेंट होते हैं, 5 फर्स्ट डे 5 सेकंड डे, ध्यान रखना 5 फर्स्ट डे 5 सेकंड डे, उसमें से कितने तो है वो ट्रैक से संबंधित है और कितने यहाँ पे फील्ड से संबंधित है, ये पूछा गया है। दोस्तों 5 इवेंट में जो पहली क्या होती है, फर्स्ट दिन में जो 5 इवेंट होती है उसमें पहली होती है 100 मीटर, और लास्ट वाली होती है वो यहाँ पे 400 मीटर। दूसरे दिन होती है वो 110 मीटर क्या होती है बाधा दौड़, और लास्ट वाली 1500 मीटर। तो यहाँ पे दोनों दिन की मिलाई तो यहाँ पे 4 तो हो गई क्या ट्रैक, और बाकी 6 बच गए इसके अंदर फील्ड। तो सही आंसर रहेगा 81 के अंदर, वो यहाँ पे 4 तो धावन पथ से संबंधित और 6 यहाँ पे मैदान यानी फील्ड से संबंधित यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82, जूडो में शोरमेट का अर्थ क्या है। शोरमेट देखिए दोस्तों यहाँ पे जूडो में एक शब्द आता है शोरमेट, इसका अर्थ क्या होता है शोरमेट, 82 के अंदर बताना है। देखिए दोस्तों शोरमेट है, इसको इंग्लिश में देखें तो अपन इसे टाइम अप के नाम से जानते हैं, टाइम अप, इसे अपन टाइम अप के नाम से जानते हैं, यानी कोई भी क्रिया करते हैं तो टाइम अप हो गया, मतलब टाइम खत्म हो गया, टाइम क्या हो चुका खत्म हो चुका। तो रोकने के लिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए है वो किसका जूडो के अंदर है वो शोरमेट शब्द यूज करते हैं। दो खिलाड़ियों में क्या चल रही है भिड़ंत चल रही है, तो अगर उसको टाइम समाप्त हो जाता है तो अपन उसे रोकते हैं, और रोकते हैं तो फिर क्या करेगा अपन शोरमेट शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बाउट को रोकने के लिए प्रश्न नंबर 82 के अंदर सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बाउट को रोकने के लिए, दो खिलाड़ियों की जो भिड़ंत है उसको रोकने के लिए है वो अपन शोरमेट शब्द का यहाँ पे यूज करते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में टाइम अप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 83 देखे दोस्तों, यहाँ पे शब्द लव नीचे दिए गेम है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है लव, वो कौन से गेम से संबंधित है वो पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला जो शब्द है लव वो किससे संबंधित रहेगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे 83, और सही आंसर रहेगा दोस्तों टेनिस। अब टेनिस के अंदर दोस्तों जो सेट होते हैं वो सेट होते हैं, लेकिन सेट को भी एक सेट के अंदर भी क्या होते हैं गेम होते हैं। जो गेम के अंदर पॉइंट कितने होते हैं, पहला पॉइंट होता है वो 0 से, दूसरा 15, फिर 30, और लास्ट वाला यहाँ पे क्या होता है गेम हो जाता है। तो यहाँ पे 0, 15, 30 और लास्ट वाला गेम, तो 4 पॉइंट मिलाते हैं तो गेम बन जाता है, एक गेम बन जाता है। तो यहाँ पे जो 0 है उसे अपन लव के नाम से जानते हैं। तो ये किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, यहाँ पे टेनिस से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 84, चाइनामैन शब्द किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे चाइनामैन जो उल्टा क्रिकेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 से आंसर रहेगा क्रिकेट के अंदर जो लेफ्ट हैंड बॉलर होता है, जो राइट हैंड बॉलर होता है, एक तो दायां से फेंकने वाला, एक होता है बायां से। जो लेफ्ट हैंडर बॉलर होता है बायां से फेंकने वाला, जो लेकिन स्पिन बॉल करने वाला लेफ्ट हैंडर स्पिनर बॉलर होता है क्रिकेट के अंदर, उसे अपन किस नाम जानते हैं, चाइनामैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडलर शब्द किससे संबंधित है। पेडलर, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है पेडलर, दोस्तों आप जाके देखना, अपनी प्रश्नोत्तरी करवाइए, उनमें आसानी से करवा दिया इस सभी इसको ऐसे का ऐसे क्वेश्चन है। तो पेडलर है वो किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेबल टेनिस, टीटी से संबंधित रहेगा। पेडलर है वो शब्द यहाँ पे टीटी से संबंधित यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो आयोजित किए गए थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी गेम है वो पहला किस में, उड़ीसा से संबंधित रहेगा। अभी लेटेस्ट थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर के अंदर किए गए थे, जो जैन यूनिवर्सिटी उसके अंदर भी किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा 86 का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे KIIT विश्वविद्यालय, KIIT जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कलिंगा। KIIT मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है, उसके अंदर है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहाँ पे आयोजित किया गया था, यानी कलिंगा यूनिवर्सिटी रहेगी उसके अंदर ही किया गया था। लेटेस्ट जो हुआ था वो यहाँ पे जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर कर्नाटक के अंदर यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 87 देगा दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक तरफ यहाँ पे गेम, दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्ति भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे वॉलीबॉल है, वो ध्यान रखना है किससे संबंधित, विलियम जी मॉर्गन जो 1895 में स्टार्ट की गई थी अमेरिका के अंदर, सही रहेगा। साथ ही में दोस्तों जेसी बोरा है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। धनराज पिल्ले है वो फुटबॉल से नहीं संबंधित रहेगा। 87 के अंदर वो किससे रहेगा, यहाँ पे हॉकी संबंधित रहेगा, तो ये यहाँ पे गलत है। और जो फीफा का मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड 1800 यहाँ पे 94 के अंदर किया गया था। तो यहाँ पे धनराज पिल्ले है वो हॉकी से संबंधित रहेगा, बल्कि फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट अर्जित कर सकता है। अब देखिए दोस्तों इसका अंदर अपने कितने अर्जित कर सकता है, तो सामने वाली टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो या तो 7 खिलाड़ी को आउट करेगा तो 7 पॉइंट तो वो मिल जाएगी, एक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोनस मिल सकता है, तो 7 + 1 बोनस। देखिए दोस्तों दोबारा से बता देता हूँ इसको, यानी 7 खिलाड़ी तो 7 खिलाड़ी आउट कर देता है तो 7 पॉइंट तो वो मिल जाएंगे, प्लस 1 पॉइंट बोनस का मिल सकता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी टीम आउट हो जाती है तो 2 पॉइंट उसको लोन आगे मिल सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो अपन 7 + 1 + 2 तो टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका अपन या अपने अकॉर्डिंग माने तो यहाँ पे 10 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ गेम है, दूसरी तरफ किससे संबंधित यहाँ पे रह गया ट्रॉफी वो बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डूरंट कप होता है, फुटबॉल से संबंधित है, सबसे पुराना 1888 से संबंधित रहेगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। डेविस कप वो टेनिस का रहेगा, जो डेविस कप सन 1900 में स्टार्ट किया गया था। जो उबेर कप है दोस्तों यहाँ पे वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बल्कि ये बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप किससे संबंधित रहेगा, बैडमिंटन, उबेर कप हो गया। दूसरा थॉम्स कप है वो दोनों यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे सही आंसर 89 के अंदर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखें दोस्तों, राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। कोचिंग देते हैं, कौन देते हैं, कोच देते हैं, प्रशिक्षक देते हैं, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है वो बताना है। अब देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया में जो कोचिंग को प्रशिक्षण देते हैं कोच उसको कौन सा पुरस्कार देते हैं, तो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 90 और सही आंसर रहेगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड जिसकी स्थापना 1985-86 के अंदर यहाँ पे की गई थी। सही आंसर रहेगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड 90 के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 91 देखें दोस्तों, यहाँ पे पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत तो अपन देख लिया 1896 में आधुनिक ओलंपिक हो गई थी, लेकिन पैरा ओलंपिक की पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 और सही आंसर रहेगा 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक, वो उसमें पहली बार शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो लेटेस्ट 2020 के अंदर यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक 32 नंबर का ओलंपिक और 16 नंबर का पैरा ओलंपिक यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे 1960 में पहला पैरा ओलंपिक यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट और आएगा क्वेश्चन नंबर 92, ओलंपिक झंडे के दाएं से बाएं का सही क्रम कौन सा है। दाएं से बाएं की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे BYBGR शायद किसी आर के फिजिकल एजुकेशन के क्लास ली होगी किसी बच्चे ने, इसी को अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे हिसाब से इसने सूत्र भी लिखा है यहाँ पे। तो BYBGR, तो BYBGR है वो इसका यहाँ पे कलर रहेगा, यानी B फॉर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। देखिए दोस्तों अगर 2 भी ऑप्शन आपको शुरू को याद होते हैं, ब्लू और येलो, यानी नीला और पीला, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीला और पीला, तो नीला तो सभी में है लेकिन पीला है वो सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 और जो सही आंसर रहेगा 92 का यहाँ पे ध्यान रखना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ इनके खेल दिए गए हैं और फिर अपने को यहाँ पे मिलाना है। अब दोस्तों हरमनप्रीत कौर है, दीपा कर्माकर है, दीपिका कुमारी है और साक्षी मिलेगी है। इजी रहेगा अगर हरमनप्रीत कौर को हर कोई जानता है दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित रहेगी हरमनप्रीत कौर। दीपा कर्माकर है, जिम्नास्टिक्स से संबंधित रहेगी। दीपिका कुमारी है, तीरंदाजी से संबंधित रहेगी। और यहाँ पे साक्षी मिलेगी कुश्ती से रहेंगी, जो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे कांस्य पदक भी जीता था PV सिंधु के साथ में। तो यहाँ पे तो इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर सी फर्स्ट के अंदर सी है। तो देखें दोस्तों यहाँ पे सी के अंदर है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे सीधे सीधे कट जाते हैं। अब यहाँ पे 2 और 3 के अंदर यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा।
तो दूसरा यहाँ पे दीपा कर्माकर है, वो क्या रहेगी, जिम्नास्ट, तो यानी दूसरे के अंदर डी आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड 93 के अंदर है, वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है। दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों ने इसके आंसर गलत कर दिया है कि हॉकी का अगर गोल्डन हैट्रिक ये किताब देखते हैं, ज़्यादातर मेजर ध्यानचंद के यहाँ पे ऑप्शन से लगा दिया होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बलबीर सिंह सीनियर, जो अभी लेटेस्ट लगभग इसका 5-7 महीने या साल भर के अंदर इसका है वो डेथ भी हो चुकी है, मृत्यु भी हो गई थी बलबीर सिंह सीनियर की। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 और सही आंसर रहेगा बलबीर सिंह सीनियर है, उसकी किताब है वो रहेगी द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 95 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 देखे दोस्तों, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या गोल्डन की, जो 22वें यहाँ पे खेल हुए थे दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 22वें क्रम के थे, उनमें यहाँ पे भारत ने टोटल पदक कितने जीते थे दोस्तों। जो करंट अफेयर्स की PDF दी गई थी आरके फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, उसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए थे। तो उसमें बताया गया था दोस्तों यहाँ पे 22, 16 + 23 टोटल पदक है वो 61 पदक थे इसके अंदर। और आरके फिजिकल एजुकेशन के द्वारा जो PDF दी गई थी दोस्तों, उसमें जाके देखना आप, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पे 22 गोल्ड है वो यहाँ पे जीते गए थे, ध्यान रखना है 22 गोल्ड यहाँ पे जीते गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 96 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है। तैराकी का देवता दोस्तों यहाँ पे वो किसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग डिलीट भी की श्रेणी में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिलीट हो सकता है कि अगर इसको देखा जाए तो मिस्र में लगभग 1400 से ज़्यादा यहाँ पे देवताई थे, देवी और देवताई थे जो यहाँ पे प्राचीन खेलों से संबंधित थे, 1400 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे तैराकी का सब नाम दिया गया है, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पे सर्च के अपन गूगल पे सर्च करते हैं तो भी इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें यहाँ पे तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे तैराकी से संबंधित फिर भी नहीं मिलेगा आपको, एक टेफ नट ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे टेफ नट ये यहाँ पे देवता मिलता है, वो यहाँ पे बरसात का देवता मिल सकता है मिस्र के अंदर, नदी का देवता मिल सकता है, तालाबों का देवता मिल सकता है, लेकिन वो तैराकी से संबंधित नहीं रहेगा फिर भी। तो यहाँ पे टेप नट अगर ऑप्शंस में होता तो अपन थोड़ा विचार कर सकते हैं, तो टेप नट तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है तैराकी से संबंधित। तो इसका ऑप्शन तो है, इसका आंसर तो है वो बोर्ड ही द्वारा बताएगा, तभी अपन इसका आंसर मान सकते हैं, बाकी अपन इसका आंसर यहाँ पे नहीं बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी। तो इसका ऑप्शन है वो बोर्ड द्वारा आंसर की जाएगी तभी अपने को यहाँ पे पता लगेगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि लास्ट के अंदर कि सर इसका ये होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पर बताना पड़ेगा कि कौन सी यहाँ पे बुक्स है या कौन सी साइट से इसका आंसर लिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 97 देखें दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है अपने को यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोसीडन होता है वो समुद्र के देवता है, बिल्कुल सही है। जीएस है वो सूरज देवता है, गृह से संबंधित वो भी सही है। अपोलो है वो प्रकाश और सूर्य का देवता होता है, सत्य का देवता वो भी सही है। लेकिन अल्टेस होता है वो ओलंपिक क्रीड नहीं होता है, ध्यान रखना ओलंपिक क्रीड नहीं होगा। अल्टेस होता है वो ओलंपिक मोटो से संबंधित होता है, क्रीड नहीं है। क्रीड तो यहाँ पे जो ओलंपिक के है आदर्श होते हैं उसे अपन बोलते हैं क्रीड के नाम से। तो नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 98 देखें दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में किसने स्टॉकहोम जो स्वीडन से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे स्वीडन, और स्वीडन के अंदर कौन था, पर हेनरिक लिंग था। तो स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल जिम्नास्टिक की स्थापना की गई। दोस्तों यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लिया है, एक बार यहाँ पे सन डाल के पूछा है पहले, वो 1814 अभी इसी पेपर में पूछा गया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो पर हेनरिक लिंग के द्वारा की गई थी 98 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे पर हेनरिक लिंग का एक ही संस्था का रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट का 2 प्रश्न पूछे, एक डेट डाल के पूछ लिया 1814 में और एक डायरेक्ट जगह से पूछ लिया स्टॉकहोम, दोनों के दोनों यहाँ पे ध्यान रखना पर हेनरिक लिंग से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की। दोस्तों मैं खूब बार बताता हूँ बार HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जिसकी स्थापना 1914 के अंदर की गई थी, उसकी स्थापना किसने की, अमरावती महाराष्ट्र में की गई थी। वो किसके द्वारा, अंबा और अनंत वेद, यानी 2 भाइयों के द्वारा, अंबा और अनंत वेद है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वेद ब्रदर्स के द्वारा 99, और सही आंसर रहेगा वेद ब्रदर्स के द्वारा इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 100 देखे दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की बात कर रहे हैं, उसके प्राचार्य संस्थापक प्राचार्य कौन थे।
दोस्तों LNIP जो 1957 से संबंधित है, 1957 1957 से अंदर ग्वालियर के अंदर है। उसके पहले प्राचार्य कौन थे? प्रश्न नंबर 100 और सही आंसर रहेगा दोस्तों PM जोसेफ। PM जोसेफ 100 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों PM जोसेफ है, वो इसके प्रथम प्राचार्य यहाँ पे थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे अर्जुन अवार्ड से मतलब ही नहीं रखना अपने को, यहाँ पे सीधा सीधा ये ध्यान रखना है एथलेटिक्स से नहीं है, वो अपने को यहाँ पर अगर निकाल लेते हैं तो ये अपने को पता लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देवेंद्र झांझड़िया, सुमित अंतिल, साथ ही में दीपा मलिक या प्रमोद भगत। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रमोद भगत है वो यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित रहेंगे, तो बैडमिंटन संबंधित है, बल्कि ये एथलेटिक्स संबंधित नहीं है। चाहे इसको अर्जुन अवार्ड मिला हो या नहीं मिला हो, अपने को यहाँ पे एथलेटिक्स संबंधित निकाल लेते हैं तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा प्रमोद भगत। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 102 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 102, भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी? दोस्तों यहाँ पे देखिए फुटबॉल खेलने वाला है लेकिन रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी, वो बताना है। अब देखिए तो खिलाड़ी तो कौन सा है? फुटबॉलर है, लेकिन ट्रॉफी कौन सा है? क्रिकेट की, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट की फाइनल में भी उसने कप्तानी की थी, वो कौन सा खिलाड़ी रहेगा? प्रश्न नंबर 102 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी जो फुटबॉल भी रह चुका और क्रिकेट के फाइनल में भी क्या कर चुका है? कप्तानी कर चुका है बंगाल की तरफ से। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 103 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वच्छता कोर जिसे अपन NFC देखिए दोस्तों, जिसे अपन NFC नेशनल फिटनेस क्रॉप्स के नाम से इंग्लिश वर्जन में देखिए दोस्तों, एक बार इसको आप NFC आएगा नेशनल फिटनेस क्रॉप्स के नाम से, यानी नेशनल फिटनेस क्रॉप्स NFC, और बहुत बार मैंने करवाया भी है दोस्तों। NFC की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 और जो सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर NFC है वो यहाँ पे 1965 1965 से संबंधित यहाँ पे NFC यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पे कि 1965 से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 104, जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया था? दोस्तों जिम्नास्टिक की जो 4 श्रेणी थी, एजुकेटिव, जो एस्थेटिक हो गई थी, मिलिट्री हो गई थी, मेडिकल हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे 4 श्रेणियाँ थी, यानी शिक्षा, सैनिक, स्वास्थ्य और सौंदर्य जिम्नास्टिक, ये 4 श्रेणियाँ दी गई थी। वो किसके द्वारा बताई गई थी? तो पर हेनरिक लिंक। क्वेश्चन नंबर 104 और सही आंसर पर हेनरिक लिंक। दोस्तों लगभग इस पेपर में 3 क्वेश्चन है वो पर हेनरिक लिंक के द्वारा पूछे गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट है इसको दिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दोस्तों, राज्य क्रीड़ा परिषद के पहला खेल कूद प्रशिक्षण प्रारंभ कब किया गया था? राज्य क्रीड़ा परिषद जी की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर यहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, और इसके द्वारा पहला प्रशिक्षण प्रश्न नंबर 105 और सही आंसर रहेगा 1959 1959 के अंदर है इसका पहला प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, क्रेसमर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रेसमर के द्वारा जो वर्गीकरण वो 4 प्रकार का बताया गया यहाँ पे, पिकनिक हो गया था, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक, यहाँ पे 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया था, लेकिन वो किसके आधार पर दिया गया था? तो वो ध्यान रखना है शरीर रचना के आधार पर दिया गया था। तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर, इंग्लिश वर्जन में देखिए दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर आएगा, पर्सनैलिटी नहीं आएगी दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तित्व के आधार पर नहीं दिया गया था बल्कि शारीरिक संरचना के आधार पर दिया गया था, तो फिजिकल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वो 106 और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना शरीर ढांचे के आधार पर है, वो 4 प्रकार का पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 107 रहेगा, ये बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है। तीव्र परिवर्तन की अवधि है वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीव्र परिवर्तन की अवधि देखिए अपन बचपन से वयस्कता तक, तो क्वेश्चन नंबर 107 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे किशोर अवस्था इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 108, YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यहाँ पे YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी मद्रास चेन्नई के अंदर। तो यहाँ पे इसकी स्थापना कौन थे? प्रश्न नंबर 108 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है SC बक, हैरी क्रोबक है वो YMCA के संस्थापक भी और इसके प्रथम प्राचार्य भी थे जो मद्रास के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 109 दिए गए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर
से है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे LNIP जो ग्वालियर है उससे संबंधित पूछा गया है, क्योंकि LNIP ग्वालियर भी है, त्रिवेंद्रम केरल में भी है, जो साइकियाधीन है, तो यहाँ पे ग्वालियर में है, उससे संबंधित पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों हमें PM जोसेफ जो पहले प्राचार्य थे, ये तो इसका आएगा दोस्तों यहाँ पे, PM जोसेफ LNIP के पहले प्राचार्य। अजमेर सिंह है, वो भी इसमें प्रशिक्षण देने वाले थे। तो डॉक्टर नौरहन जी है, वो तो यहाँ पे संबंधित नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ पे GD सोंधी है, वो भी इससे संबंधित नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है वो ध्यान रखना है, डॉक्टर ML कमलेश। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है, उससे तो संबंधित है, लेकिन ये ग्वालियर वाली से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तिरुवनंतपुरम केरल से संबंधित रहेंगे। तो LNIP से संबंधित है इनका, लेकिन ये ग्वालियर वाली संस्था से नहीं है, बल्कि केरल वाली तिरुवनंतपुरम है, उससे संबंधित है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें दोस्तों यहाँ पे, तो A और C तो इसका सीधा सीधा निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे EB इसमें आ रहा है, तो ग्वालियर पूछा जाएगा तब तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर। और अगर इसको अपन LNIP है वो यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम भी इसमें ही मानेंगे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर आएगा ACE। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर इसका सही आंसर रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे ML कमलेश है, डॉक्टर ML कमलेश, वो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान से तो संबंधित है, लेकिन ग्वालियर वाली से संबंधित नहीं है, बल्कि ये त्रिवेंद्रपुरम से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A और C इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो तनाव है वो प्रयास की दिशा है, बिल्कुल सही है। एकजुटता टीम की एकजुटता होती है, और यहाँ पे समूह है वो आपसी टीम मेलजोल यहाँ पे भावना होती है। तो यहाँ पे जो आक्रामकता होती है दोस्तों यहाँ पे एग्रेशन, वो यहाँ पे वृत्ति सिद्धांत से संबंधित यहाँ पे नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो 3 नंबर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे 111 पे देखिए दोस्तों यहाँ पे, देखिए दोस्तों खेल नैतिकता का विभिन्न खंड क्या क्या है, वो खेल नैतिकता की बात कर रहे हैं अपन, उसके खंड क्या होते हैं। तो दोस्तों विश्वसनीयता होनी चाहिए, सम्मानजनक, निष्पक्षता और जिम्मेदारी, यानी सभी है खेल नैतिकता से संबंधित यहाँ पे रहने वाले रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए दोस्तों, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है। दोस्तों मास्लो ने 5 प्रकार का इसके अंदर दिया गया था आपको, जिससे सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर सम्मान से संबंधित रहेगी, और जो लास्ट वाली है वो यहाँ पे किससे, आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से संबंधित रहेगी। तो प्रश्न नंबर 112 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधित यहाँ पे रहने वाले है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 113 देखे दोस्तों यहाँ पे, मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं। दोस्तों पे इसकी वृद्धि और विकास का अधिकतम काल है वो किसे कह सकते हैं, वो अपने इसके अकॉर्डिंग बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 113 के अंदर बता दूं पहले ही मैं इसको। तो यहाँ पे उसके किसके काल की बात कर रहे हैं, मनुष्य की वृद्धि और विकास से संबंधित बात कर रहा है। कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर अगर माना जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो वो इसका यहाँ पे शिशुअवस्था काल इसका सही आंसर यहाँ पे माना जा सकता है। बल्कि कंफ्यूज के आधार पर देखें तो यहाँ पे किशोरावस्था आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाएगा वो यहाँ पे शिशुअवस्था पे माना जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 114 देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ही रहेगा। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। अब दैहिक चिंता होती है दोस्तों यहाँ पे, और शारीरिक अनुभव के प्रशिक्षण के द्वारा होती है, ये तो सही है। संज्ञानात्मक कोग्निटिव, और दोस्तों यहाँ पे स्टेट एंजाइटी, और साथ में ट्रेट एंजाइटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर यहाँ पे रह सकता है। बल्कि यहाँ पे चेंजिंग के तौर पर देखें तो यहाँ पे 2 नंबर भी इसका सही आंसर यहाँ पे माना जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे 3 नंबर, अगर इसका चेंजिंग रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो 2 नंबर इसका यहाँ पे माना जाएगा। तो ये इस यहाँ पे चेंजिंग के आधार पर रहेगा, बोर्ड इसको क्या मानता है वो इसको अपन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है, व्यवहारिक चिंता की बात कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे डर, नाखून काटना और आंखों से आंखें न मिलाना, ये व्यवहारिक चिंता से संबंधित रहेंगे। जो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, वो यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 116 है वो भी आपको दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज की श्रेणी में मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सिखाने में मदद करता है। यानी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में है वो यहाँ पे बातचीत भी होती रहे और एक्टिविटीज़ भी उसको सिखाई जाए, वो कौन सी टेक्निक यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों इसको मानिए अपन 116 के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज के तौर पर मैं बता दूँ आपको, या तो व्यक्तिगत तैयारी जिसे अपन पर्सनल
प्रिपरेशन का नाम जानते हैं, और जो तकनीक तैयारी है वो इसके अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, उसी के अंदर इसका आंसर आने वाला है। तो वो अपने यहाँ पे बोर्ड क्या मानेगा उसी का अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये लगभग 6 नंबर यानी 6 क्वेश्चन हो गए होंगे जो इस श्रेणी के अंदर यहाँ पे आ गए हैं, कन्फ्यूज की श्रेणी में 6ठा क्वेश्चन अपन यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 117 देखे दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है वो बताना है। लीग टूर्नामेंट, अब दोस्तों पहला टूर्नामेंट नॉकआउट, दूसरा लीग, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा यहाँ पे चैलेंज होता है। अब दोस्तों जो नॉकआउट है वो भी 2 प्रकार का होता है, सिंगल और डबल। तो उसमें जो फिक्चर डालने की पद्धति थी दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की थी, टेबुलर, स्टेयरकेस और यहाँ पे साइकिल, टेबुलर और स्टेयरकेस है, वो 3 क्या थी इसके अंदर यहाँ पे फिक्चर डालने की विद्या थी। तो जो पिरामिड रहेगी वो इसका भाग नहीं रहेगा, पिरामिड है वो यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट है, उसका प्रकार यहाँ पे फिक्चर रहेगा डालने का। क्वेश्चन नंबर 117 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2। नेक्स्ट और आगे 118 देगा दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में सिखाने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है, मतलब फुल यहाँ पे डिपेंड किसके ऊपर है, तो वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड है, वो बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 में बताऊँ आपको, तो वैसे देखा जाए फिजिकल एजुकेशन में सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होती है, वो प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन विधि रहती है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक डिपेंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा शिक्षक हावी है तो वो कमांड मेथड पे शिक्षक यहाँ पे हावी रहता है। तो सही आंसर यहाँ पे कमांड मेथड यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 119, कौशल पाठ यानी स्किल लेसन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्किल लेसन कौशल पाठ का सही क्रम कौन सा होता है। अब दोस्तों अपन जो लेसन प्लान करते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 2 प्रकार का अपन ने लेसन प्लान देखा है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। मैंने बार बार बताया था, स्पेसिफिक वो जनरल लेसन प्लान। सबसे पहले क्या आते हैं तो असेंबली करवाते हैं, फिर आते ही उसका परिचय करते हैं, फिर उसमें मुख्य भाग सिखाते हैं, फिर जो लीडअप गेम होते हैं और लास्ट में विसर्जन करवा देते हैं अपन यहाँ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले आते ही खिलाड़ियों की असेंबली करेंगे, फिर उसे इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मेन पॉइंट सिखाएंगे और फिर लीडअप उससे सही क्रिया और लास्ट में यहाँ पे क्या करते हैं विसर्जन करते हैं। तो सही आंसर रहेगा 4 नंबर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 120 देखे दोस्तों यहाँ पे, 119 में अपने देख लिया, 4 नंबर 120 देखे दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिकी को मजबूत करता है, यानी कौशल जो चीज़ सिखाना चाहते हैं उसके आसपास कौन सी क्रिया है जो उसको मजबूत करती है वो पूछा गया है। दोस्तों जो मेन चीज़ सिखा रहे हैं उसके आसपास कौन सी क्रियाएं होती है जो उस मेन चीज़ को क्या करती है मजबूत करती है। तो दोस्तों अपने सिखाना है मेन, लेकिन उसके आसपास ऐसी क्रियाएं एक्टिविटीज़ करवाएंगे जो मेन पे प्रभावित करती है। तो वो लीडअप गतिविधियाँ, सहायक क्रियाएं होती है, लीडअप क्रियाएं होती हैं, वो यहाँ पे खिलाएंगे तो उससे भी मेन क्रिया है वो मजबूत होती रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी श्रेणी के अंदर आती है वो बताना है। सौंदर्य की जो आवश्यकता है वो कौन सी है, पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया था मास्लो के द्वारा, उसमें जो सौंदर्य की आवश्यकता वो कौन सी रहेगी। प्रश्न नंबर 121 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सराहना की क्रिया, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 122 देखिए दोस्तों यहाँ पे, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है, वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है वो कौन सा रहेगा। इंग्लिश में देखिए दोस्तों एक बार इसको आप थोड़ा सा, तो इंग्लिश में है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन, स्ट्रेस, सेल्फ स्टीम और यहाँ पे बॉडी इमेज कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो खुद की शारीरिक बनावट हो गई और साथ में उसकी जो व्यक्तित्व का बोध हो गया वो किससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन, ध्यान रखना शरीर संयोजन बॉडी कंपोजिशन, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 123 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 123, कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली परिविधि नहीं है। जनसंपर्क की बात कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन से, तो उसमें कौन सी क्रिया नहीं अपनाते हैं दोस्तों। जनसंपर्क 2 प्रकार से करते हैं अपन, एक यहाँ पे सीधा जनसंपर्क प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भी मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है दोस्तों। यहाँ पे प्रत्यक्ष जो सीधा होता है, एक अप्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो प्रत्यक्ष यहाँ पे सीधा पूछा गया है, तो यहाँ पे समाचार पत्र हो गए, टेलीविजन हो गए, ये क्या है प्रत्यक्ष, और ये किसके आएंगे अप्रत्यक्ष के अंदर आते हैं। लेकिन धरना और जमघट ये प्रत्यक्ष के अंदर आते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश वर्जन में देखिए अपन इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे रैली, न्यूज़पेपर और रेडियो टीवी आते हैं, बल्कि स्ट्राइक नहीं आती है। तो स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे प्रश्न नंबर 123 में 1 नंबर पे रहेगा, तो धरना इसका सही आंसर नहीं रहेगा 123। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे वो स्ट्राइक यानी धरना है, वो यानी जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन है, उसका यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 124 देगा दोस्तों यहाँ पे,
जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश लेने वाली टीमों की संख्या 19 है तो 22 की संख्या क्या होगी। दोस्तों खूब बार मैंने अच्छे से यहाँ पे थ्योरी की क्लासों में करवाया दिया है इसको कि 22 की संख्या, नॉकआउट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 22 की संख्या निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से घटाते हैं टीमों की संख्या में नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब 19 है, 19 में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन सा रहेगा, 2, 4, 8, 16 और 32। तो 19 से बड़े आगे बढ़ा कौन है, 32, तो 32 में से घटाएंगे तो कितनी बाई मिलेंगी, 13 बाई यहाँ पे मिलने वाली है नेक्स्ट पावर ऑफ 2। इससे अपन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखें दोस्तों यहाँ पे, सारणीबद्ध पद्धति का संबंध किससे। सारणीबद्ध की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सारणीबद्ध। अब देखिए दोस्तों सारणीबद्ध अपने को समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश वर्जन देखिए एक बार इसका आप इजी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 का देखिए दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन टेबुलर मेथड किससे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों टेबुलर मेथड अपने को समझ में आ जाती है कि फिक्सर डालने की कौन सी प्रतियोगिता से संबंधित है। टेबुलर मेथड सारणी विधि, तो वो लीग प्रतियोगिता से संबंधित होती है। 125 के अंदर सही आंसर रहेगा लीग प्रतियोगिता से फिक्सर डालने की प्रतियोगिताएं हैं, वो ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो टेबुलर मेथड, दूसरी साइकिलिंग और तीसरी यहाँ पे कौन सी, स्टेयरकेस विधि होती है। 3 विधियाँ होती है इसके अंदर, वो यहाँ पे लीग प्रतियोगिता से संबंधित रहेगी फिक्सर डालने की। तो सारणीबद्ध है वो यहाँ पे लीग प्रतियोगिता से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 126 देखे दोस्तों यहाँ पे, सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट्स को विकसित करने के लिए किया जाता है। सेंसरी मेथड दोस्तों खूब बार मैंने बताया था, थ्योरी की क्लासों में बताया था। सेंसरी विधि है, इसके जो प्रतिपादक है वो भी बताया था मैंने, जेक रस्सी है वो इसके प्रतिपादक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो प्रतिक्रिया होती है वो गति के अंदर है, वो यहाँ पे मूवमेंट करवाया जाता है, प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इसके अंदर अलग अलग सिग्नल दिखाए जाते हैं खिलाड़ी को, और वो सिग्नल के आधार पर कभी इधर जाता है कभी उधर आता है, अलग अलग दिशाओं में, कभी आगे कभी पीछे, सिग्नल के आधार से करता है वो प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 127 देगा दोस्तों पे, ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को क्या कहा जाता है। ऑक्सोटोनिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, ऑक्सोटोनिक ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो टोनिक मांसपेशी संकुचन होता है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं, आइसोमेट्रिक स्थिर संकुचन होता है और स्टैटिक भी यहाँ पे स्थिर संकुचन होता है, दोनों एक ही श्रेणी के हो गए यहाँ पे। लेकिन ऑक्सोटोनिक है वो गतिशील में होता है, यानी डायनेमिक मसल्स यहाँ पे संकुचन रहेगा, वो कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑक्सोटोनिक की श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट हो आगे क्वेश्चन नंबर 128 देगा दोस्तों, एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी अगर खिलाड़ी एक जगह रुका हुआ है तो, या फिर भाग रहा है तो, दोनों में अगर वो बैलेंस बनाना चाह रहा है तो कौन सी यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों आपको जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो 7 प्रकार की थी उसका यहाँ पे प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पे बैलेंस क्षमता यानी बैलेंस रिलेटेड यहाँ पे रहेगी, कैपेसिटी है वो यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 129 देगा दोस्तों यहाँ पे, किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपनी सुझाव रिपोर्ट करता है। यानी जो सुपरविजन करने आता है वो अपने विद्यालय के अंदर क्या कमियां है वो कौन से रजिस्टर के अंदर लिख कर जाता है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो मान लो स्कूल है, स्कूल के अंदर कोई आता है बड़ा अधिकारी स्कूल को चेक करने के लिए, तो कौन सी कमियां हैं उनको बताता है, तो वो कौन से रजिस्टर में स्कूल के नोट करके जाता है कि आपके स्कूल में ये कमियां हो गई, तो उसे अपन सुपरवाइजर के नाम जानते हैं। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 से आंसर रहेगा निरीक्षक रजिस्टर, जिसे अपन इन्फेक्शन रजिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 130 देखिए दोस्तों, डबल लीग की बात करें। डबल लीग में मैचों की कुल संख्या निकालने का सूत्र क्या है। दोस्तों मैंने खूब बार बताया डबल लीग और सिंगल लीग, यानी NN-/2 ये तो सिंगल लीग का होता है और NN-1 ये डबल लीग का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना NN-1 वो डबल लीग का यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल मैच निकालने का। तो दोस्तों ये पेपर था शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 2023 का, और किस प्रकार का पेपर लगा वो बताइए, और कितना स्कोर आप अचीव कर पाइए वो बताइए। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस अपन ने देखे वो यहाँ पे कंफ्यूज वाले हैं, हालांकि अपन ने उसमें गेस अनुमान तो लगाया कि ये वो हो सकता है, हालांकि लास्ट बोर्ड आंसर की जारी करेगा उसमें माना जाएगा फाइनल आंसर उसका क्या माना जाएगा। फिर भी दोस्तों यहाँ पे अपन सर्वा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस अपन ने जो करवाए हैं उसमें भी चेंजिंग आ सकती है। बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वही अंतिम है, क्योंकि अपन ने जो करवाए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको चेंज मिल सकते हैं, तो इसकी अपन यहाँ पे गारंटी नहीं लेते। फिर भी लगभग मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाए हैं अपन ने लगभग 6 और 7 क्वेश्चनों के अलावा वो लगभग यहाँ पे सही रहने वाले हैं। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ जो आपके स्कोर है वो कितना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे लगभग 1-2 दिन के अंदर जो आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती लगभग 3000 से 3500 प्लस भर्ती आने वाली है 3rd ग्रेड की, उसकी अपन क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अपन न्यू क्लासों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।